कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1,00,000 से ज्यादा के ऑफर पाएं। वीडियो में शहर के ऊपर से एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान गरजते हुए आगे बढ़ते दिखे। दावा किया जा रहा है कि विक्ट्री डे के दिन पुतिन यूक्रेन के साथ चल रही जंग पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही फिनलैंड रूस से लगी अपनी सीमा पर टैंकों की तैनाती में भी जुटा है ताकि रूस के हमला करने पर वो उसका जवाब दे सके। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें फिनलैंड के एक इलाके में कई टैंक नजर आए जिन्हें मालगाड़ी के जरिए ले जाया जा रहा था। यूक्रेन की मीडिया ने यह दावा किया कि फिनलैंड इन टैंकों को रूस से लगने वाली अपनी सीमा पर तैनात कर रहा है ताकि अगर पुतिन की सेना उस पर हमला करती है तो वो मुंह तोड़ जवाब दे सके। असल में रूस ने नेटो में शामिल होने के मुद्दे पर फिनलैंड को हाल ही में धमकी दी थी। वो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश फिनलैंड नेटो का सदस्य बने, क्योंकि रूस के साथ फिनलैंड की 1300 किलोमीटर लंबी सीमा है और अगर फिनलैंड नेटो का हिस्सा बना तो इस सैन्य संगठन से जुड़े 30 देशों की फौजें उसके घर तक पहुंच जाएंगी। उधर चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना साध दिया। कादिरव को पुतिन का सबसे वफादार साथी माना जाता है, जिन्होंने यूक्रेन के साथ चल रही जंग की शुरुआत में ही अपने लड़ाकों को वहां लड़ने के लिए भेज दिया था। लेकिन जैसा कादिरव ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। कुछ ही दिनों में युद्ध जीत लेने की आस लेकर लड़ रही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को यूक्रेन की सेना की तरफ से जोरदार टक्कर मिली। जंग इतनी लंबी खिंची कि तीसरे महीने में पहुंच गई। बस इसी बात ने रमजान कादिरव की नाराजगी बढ़ा दी। उन्होंने पुतिन के फैसलों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। कादिरव ने यूक्रेन के कई शहरों का जिक्र करते हुए दावा किया कि रूसी सेना और उनके लड़ाके बस वहां कब्जा करने ही वाले थे, लेकिन पुतिन के फैसलों की वजह से वो उन शहरों पर बेरहमी से धावा नहीं बोल पाए। और इसी बात ने रमजान कादिरव के गुस्से को भड़का दिया, जिसके बाद वो खुले तौर पर तो पुतिन की रणनीति के खिलाफ नहीं होते दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने जो वीडियो जारी किया उसमें उनकी झुंझलाहट साफ दिखाई दी। क्योंकि रमजान कादिरव के मुताबिक उनके लड़ाके यूक्रेन में एक ऐसी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं जिसके हाथ बंधे हुए हैं। यानी उन्होंने साफ साफ रूस की सेना की तरफ इशारा कर दिया कि उसे जंग में खुलकर लड़ने की आजादी नहीं दी गई। और कादिरव का मानना है कि इसी वजह से यूक्रेन के साथ जंग इतनी लंबी खिंच गई। अपने वीडियो के जरिए उन्होंने पुतिन को एक बार फिर यह संदेश दिया कि अगर उनके लड़ाकों को पूरी छूट मिले तो वो कुछ ही दिनों में यूक्रेन को मुट्ठी में कर लेंगे। готовы выполнить любую поставленную задачу любой। और ऐसा कहा भी जाता था कि रमजान कादिरव पुतिन के एक इशारे पर कहीं भी तबाही मचा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की जंग रूसी सेना के साथ उनके लड़ाकों के लिए भी गले की हड्डी बनती जा रही है, उसने कादिरव को पुतिन से ही सवाल करने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में मौजूद मकीवका शहर में रूस के कब्जे वाला तेल का एक डिपो जलकर राख हो गया। रूस का आरोप है कि तेल डिपो को यूक्रेन की सेना ने मिसाइल से निशाना बनाया, जिसके कुछ डरा देने वाले वीडियो भी सामने आए, जिनमें तेल डिपो से आग की भयानक लपटें निकलती दिखाई दी। देखने में ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो, क्योंकि तेल की वजह से वहां आग का बवंडर उठता दिखा। डोनेस्क इलाके के मकीवका शहर में मौजूद इस तेल डिपो में लगी आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर से भी उसे देखा जा सकता था। यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, डिपो में लगी आग और भड़कती चली गई। थोड़ी ही देर में वहां फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन उसे बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। रूसी सेना के कब्जे वाले इस तेल डिपो के आसपास कई मकान भी बने थे और डर यह था कि आग की लपटें उन तक न पहुंच जाएं। हालांकि इस घटना में किसी की मौत या फिर घायल होने की खबर नहीं है। इस बीच खार्किव में यूक्रेन ने रूसी सेना के काफिले को निशाने पर ले लिया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने रूस के उन ट्रकों को मिसाइल हमले में तबाह कर दिया जिनमें रूस के हथियार मौजूद थे। इसके सबूत के तौर पर उसने हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक जगह से जबरदस्त काला धुआं उठता नजर आया। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों में भरकर हथियार खार्किव में ले जाने की कोशिश में थे। इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाते, यूक्रेन की फौज ने उन पर आसमान से हमला बोल दिया, जिसमें उनकी 4 फौजी गाड़ियां जलकर राख हो गईं। बताया गया कि इनमें हथियारों के अलावा गोला बारूद भी मौजूद था, जिसकी वजह से वहां काफी देर तक धमाके होते रहे। उधर रूस के खिलाफ जारी जंग के बीच यूक्रेन ने बुचा में युद्ध अपराध के पहले चरण की जांच पूरी करने का दावा किया। साथ ही नरसंहार के आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का भी भरोसा दिया, जिनकी बर्बरता के सबूत अब भी बुचा में जगह जगह बिखरे पड़े हैं
और यूक्रेन पुलिस की जांच के बीच न्यूज 18 की टीम भी बुचा के माकारीव इलाके में पहुंची, जहां पुलिस को पड़ताल के दौरान कई सामूहिक कब्र मिली, जिनसे शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन का आरोप है कि बुचा पर कब्जे के दौरान रूसी सेना ने इन लोगों को मारकर उनके शवों को इस इलाके में गाड़ दिया था। 3000 से ज्यादा जिसको कहें कि वॉर क्राइम जिसको कहें, उसके मामले कीव पुलिस ने दर्ज किए हैं रूसी सैनिकों के खिलाफ। वहीं कीव पुलिस के मुताबिक माकारीव में रूसी सेना के कब्जे के दौरान 1200 से ज्यादा लोगों की बेरहमी से हत्या की गई थी। और बुचा में हुए इस नरसंहार के मुद्दे पर न केवल यूक्रेन बल्कि दुनिया भर में रूस का विरोध किया गया था। और तो और यूएन ने तो इसके लिए अपने मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर भी कर दिया था। हालांकि रूस हर और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के करनाल से वहां पुलिस और एटीएस की टीम ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। जानकारी ये मिल रही है कि इन चारों के पास से कुछ विस्फोटक भी बरामद हुआ है और अब वहां इस विस्फोटक को डिफ्यूज करने की तैयारी चल रही है। ये विस्फोटक एक कार में रखा हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस घटना के पीछे खालिस्तान आतंकवादियों का हाथ हो सकता है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि इसके पीछे खालिस्तान आतंकवादियों का हाथ हो सकता है। एक बड़ा प्लान तैयार किया हो कि किस तरीके से एक बड़े हमले को अंजाम देना है और इसके साथ ही ये 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार फिलहाल कर लिया गया है। आज सुबह 4 बजे ये गिरफ्तारी हुई, जो कि सभी इनोवा कार में सवार थे और ऐसे में खुफिया विभाग को जानकारी मिली, जिसके बाद इन संदिग्धों की अब गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनसे पूछताछ एटीएस की टीम, पुलिस की टीम लगातार कर रही है कि किस तरीके से इनके तार यहाँ पर फैले हुए थे, किन किन के साथ इनका कनेक्शन था, क्या कुछ तैयारी करते हुए ये आगे बढ़ रहे थे और कहां पर ये बड़ा हमला करने की फिराक में थे। फिलहाल करनाल से ये 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका सीधा कनेक्शन खालिस्तान आतंकवादियों से होने का शक भी जताया जा रहा है कि इनके साथ खालिस्तान आतंकवादियों का एक पूरा ग्रुप है, जो कि एक बड़ी तैयारी के साथ इनको आगे कर रहे थे, एक बड़े हमले की फिराक में थे। लेकिन उससे पहले ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, 4 संदिग्धों को गिरफ्तार फिलहाल कर लिया गया है। हरियाणा के करनाल से ये 2 तस्वीरें आप देखिए, भारी मात्रा में ये विस्फोटक बरामद हुआ है, गोला बारूद बरामद किया गया है, पिस्तौल बरामद की गई है, जिन्हें अब डिफ्यूज करने की तैयारी भी चल रही है। लेकिन इसके साथ ही ये बड़ी कामयाबी की सभी 435 सीटें और ऊपरी सदन सेनेट की 35 सीटें दांव पर होंगी। और इतिहास गवाह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पार्टी की लगभग हमेशा मिड टर्म इलेक्शन में सीटें कम होती हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा, बल्कि बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के बुरी तरह हारने का अनुमान है। ईरान के प्रेस टीवी को इंटरव्यू देने वाले पत्रकार ने भी कहा कि बाइडेन के पास वहां के लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अमेरिका में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके चलते वो वोटरों के पास जा सके। ऐसे में कहा जा रहा है कि बाइडेन यूक्रेन की जंग को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि रूस के खिलाफ अमेरिका के लोगों में गुस्से को भुनाकर चुनाव जीता जा सके। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता ही नहीं यूक्रेन की जंग खत्म हो, बल्कि अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के यूक्रेन दौरे को भी बाइडेन की इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि बीते शनिवार को ही अचानक कीव पहुंची थी और वहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता नैन्सी पेलोसी की यूक्रेन की यात्रा अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले समर्थन जुटाने की एक कोशिश भी थी। इतना ही नहीं, नैन्सी पेलोसी अमेरिका की सबसे सीनियर नेता है, जिन्होंने यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद वहां का दौरा किया। इसी वजह से ही उनके दौरों को रूस को भड़काने की चाल माना जा रहा है। मतलब अमेरिका एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश में है। यूक्रेन की जंग लंबी खिंची तो उससे उसका दुश्मन रूस तो कमजोर होगा ही, बाइडेन सरकार को भी अपने यहाँ चुनाव जीतने में मदद मिल सकती है। यानी साफ कहें तो अमेरिका रूस से सीधे लड़े बिना ही उसे धूल चटाना चाहता है। उधर यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अलाबामा में मौजूद एंटी टैंक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। इस जंग में भले ही अमेरिका सीधे तौर पर रूस को टक्कर नहीं दे रहा, लेकिन वो शुरू से ही यूक्रेन की सैन्य मदद करने में जुटा है। और अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को कई टैंक, मिसाइलें और घातक ड्रोन दिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति बाइडेन अलाबामा में मौजूद अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन की उस फैक्ट्री में पहुंचे जहां एंटी टैंक मिसाइलें बनाई जाती हैं। वहां पहुंचकर बाइडेन फैक्ट्री के उन कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले जो यूक्रेन को दी जाने वाली एंटी टैंक मिसाइलों को बनाने में दिन रात जुटे हैं। You're making it possible for the Ukrainian people to defend themselves
without us having to risk getting in a third world war by sending in. इसके साथ ही बाइडेन ने अपने देश की संसद से यह अपील की कि वो उन बिलों को जल्द मंजूरी दें जिनके जरिए यूक्रेन की और मदद की जा सकती है। यूक्रेन के साथ 70 दिन की जंग के बाद अब रूस ने अपने एक और बेहद घातक हथियार को मैदान में उतार दिया है। एक ऐसा हथियार जिसकी मार से छिपा हुआ दुश्मन भी नहीं छिप पाता। जिस जगह पर इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल होता है वहां आसपास का पूरा इलाका नेस्त नाबूद हो जाता है। 2S7 माल्का नाम से जाने जाने वाले इस हथियार ये हथियार दुश्मन के ठिकाने को पल भर में तबाह कर देने की ताकत रखता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुआ है। करनाल से 4 आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, इन सभी आतंकवादियों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। आईईडी और पिस्तौल भी बरामद हुई है। 4 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है आज सुबह 4 बजे टोल प्लाजा से। इसके साथ ही यही वो इनोवा कार है, दिल्ली नंबर की बताई जा रही है, जिसमें ये आतंकवादी सवार थे और कहीं ना कहीं बड़े प्लान के तहत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन खुफिया विभाग के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली उसके हिसाब से फिर पूरा का पूरा प्लान तैयार किया गया और आज इन सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये 4 संदिग्ध आतंकवादी जो कि बड़ी मंशा के साथ आगे बढ़ रहे थे कि किस तरीके से यहां पर धमाका करना है, एक बड़े हमले को अंजाम देना है। लेकिन उससे पहले इन सभी के मंसूबों को नाकाम करती हुई एटीएस की टीम, पुलिस की टीम नजर आई और अब इन सभी से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही 2 तस्वीर आप देखिए, ये भारी मात्रा में, और ये देखिए ये तस्वीर उस आतंकवादी की आपको दिखा रहे हैं जो कि गिरफ्तार हो चुका है। रिंदा नाम का ये आतंकवादी जो कि सीधे तौर पर खालिस्तानी आतंकवादी बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके 3 और साथी हैं जो कि अभी पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन ये पहले आतंकवादी की तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहा है। रिंदा नाम का ये खालिस्तानी आतंकवादी जो कि गिरफ्तार हो चुका है। में मदद मिलती थी। उधर मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह खाली करवाने के लिए रूसी सेना के भीषण हमले जारी हैं। वहां स्टील प्लांट से कुछ मीटर की दूरी पर ही एक इमारत को रूस की सेना के एक टैंक ने धराशायी कर दिया और इस हमले का ड्रोन से लिया गया एक वीडियो यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव बटालियन ने जारी किया। वीडियो में रूसी सेना का एक टैंक कई मंजिला एक इमारत पर कुछ फीट की दूरी से गोले बरसाता दिखाई दिया। जैसे ही टैंक से दागा गया गोला इमारत से टकराता, वहां धूल का एक गुबार उठता नजर आता। इमारत के एक हिस्से में तो टैंक से बरसाए गए बम ने आग ही लगा दी। इस बीच उसने एक के बाद एक कई गोले दागकर बिल्डिंग के पास खड़ी एक कार के परखचे उड़ा दिए। टैंक की मार से इमारत के कई हिस्से बुरी तरह टूट गए। उसके चारों तरफ से धुएं का बवंडर सा उठता दिखाई दिया, लेकिन फिर भी रूसी सेना ने हमले नहीं रोके। वहां से पीछे हटते हुए टैंक ने जैसे ही एक और गोला दागा, इमारत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर गया और रूसी सेना के इस हमले में पूरी इमारत खंडहर में बदल गई। जिसके बाद रूस की सेना के कुछ जवान यूक्रेन के छिपे हुए सैनिकों को ढूंढने के लिए इमारत में घुस गए, लेकिन उन्हें वहां यूक्रेन की सेना के जवान नहीं मिले, बल्कि बिल्डिंग के बेसमेंट में जान बचाने के लिए छिपे हुए मारियोपोल के नागरिक मिल गए। हमले के थोड़ी देर बाद ही ड्रोन से ली गई तस्वीर में वो सभी लोग इमारत से बाहर निकलते नजर आए। जो मारियोपोल शहर पर कब्जे के बाद ही अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के इलाके में जाकर छिप गए थे, लेकिन रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से बिल्डिंग के बेसमेंट से बाहर आने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। लेकिन वहां मौजूद रूसी सेना के जवानों ने उन्हें एक जगह जमा किया और फिर उन्हें वहां से लेकर चले गए। बताया गया कि हमले में तबाह हुई इमारत के बेसमेंट में 16 लोग छिपे थे। जिन्हें रूसी सेना के जवान किस जगह लेकर गए इसकी जानकारी अज़ोव बटालियन को भी नहीं लग पाई। लेकिन इस वीडियो को जारी करने के बाद उन्होंने एक बार फिर अपना यह आरोप दोहराया कि यूक्रेन के सैनिकों के नाम पर रूसी सेना उनके नागरिकों को निशाना बना रही है, क्योंकि एक दिन पहले भी रूस ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को निशाना बनाकर ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले किए थे। असल में रूसी सेना लगातार यह दावा कर रही है कि स्टील प्लांट और उसके आसपास की बिल्डिंगों में यूक्रेन के कई सैनिक छिपे हुए हैं और उन्हीं सैनिकों के सरेंडर के लिए वो उस इलाके में जोरदार हमले कर रही है, जिसके लिए उसने रॉकेट लॉन्चर का भी सहारा लिया। हालांकि रूस की सेना के इन भीषण हमलों के बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने अभी पूरी तरह हथियार नहीं डाले।
यही वजह है कि मारियोपोल पर 2 हफ्ते पहले ही कब्जे का दावा करने वाली रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कंट्रोल कर पाने में अब तक नाकाम रही है। उधर राजधानी मॉस्को में रूस की सेना ने विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल में अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। 9 मई को रूस हर साल विक्ट्री डे मनाता है, क्योंकि इसी तारीख को दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था और इसी दिन हिटलर की सेना ने सोवियत संघ के सामने सरेंडर कर दिया था। और इसी वजह से रूस हर साल 9 मई को उस यूरोप दौरे से लौटने के साथ ही एक्शन मोड में पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे पहुंचे दफ्तर। बढ़ती गर्मियों और मानसून पर तैयारियों की समीक्षा के साथ ही 8 महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। 2 दिनों के बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे अमित शाह का जोरदार स्वागत। भारत बांग्लादेश सीमा पर बोट एम्बुलेंस का किया उद्घाटन। सिलीगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के वेलकम इलाके में बच्चों के झगड़े के बाद 2 गुटों में झड़प। हादसे के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, 20 लोग हिरासत में लिए गए। आज जेल से रिहा होंगे राणा दंपत्ति। कल मुंबई सेशंस कोर्ट ने शर्तों के साथ दी थी जमानत। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में मिली सुरंग। सूत्रों के हवाले से खबर, 22 अप्रैल को जम्मू के सुंजवा इलाके में मारे गए दोनों फिदायीन इसी सुरंग से भारत की सीमा में हुए थे दाखिल। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो टनल मिली है, हम उस टनल के पास आप देख सकते हैं, ये वो टनल है जिस टनल के जरिए आतंकी घुसपैठ करके भारत में दाखिल हुए थे। राजगढ़ में मंदिर तोड़े जाने और जोधपुर हिंसा के खिलाफ अलवर में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। गहलोत सरकार पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में शुक्रवार रात 12 बजे तक बढ़ा कर्फ्यू। मोबाइल इंटरनेट पर भी रहेगी पाबंदी। बीजेपी नेता गुलाब कटारिया का आरोप, कहा साजिश के पीछे पीएफआई का हाथ। ये पीएफआई जो संगठन है, जो करौली में किया और जो जोधपुर में किया, उसमें उसी का हाथ है। लखनऊ के अमीनाबाद में चला बुलडोजर। अवैध रूप से बनाए जा रहे कॉम्प्लेक्स को तोड़ा गया। कॉम्प्लेक्स के मालिक को पहले से ही दिए थे 2 नोटिस। यूक्रेन के बूचा में यूक्रेनी सैनिकों का अभियान। मकारीव के जंगलों में रूसी टैंकों के बीच ढूंढे जा रहे हैं नरसंहार के सबूत। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। पूरे इलाके को हालांकि वैसे यूक्रेन सेना ने अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन अभी भी इस इलाके में मास ग्रेव होने के अंदेशे के चलते सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुआ है। करनाल से 4 आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विस्फोटक के साथ साथ आईईडी और पिस्तौल भी बरामद की गई है। बम निरोधक दस्ता इस वक्त मौके पर मौजूद है। विस्फोटक को निष्क्रिय करने की लगातार कोशिश की जा रही है। पंजाब से दिल्ली जा रहे थे ये सभी आतंकी, जिनकी गिरफ्तारी आज सुबह टोल प्लाजा पर 4 बजे हो चुकी है। ये 2 तस्वीर आप देखिए, एक तरफ वो भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है, जिसे निष्क्रिय करने की कोशिश लगातार जारी है। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है, लेकिन इसके साथ ही वही इनोवा कार जिसमें ये 4 संदिग्ध सवार थे और दिल्ली जा रहे थे पंजाब से, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। करनाल में पुलिस ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं इस समय हम मधुबन पुलिस थाना के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। पुलिसकर्मी यहां पर मिट्टी के जरिए उन बारूद को डिफ्यूज करने का प्रयास करेंगे थोड़ी ही देर में। और आप देख सकते हैं ये इनोवा गाड़ी है जो उन 4 संदिग्ध आतंकियों के पास से बरामद की गई है, जिसका नंबर है DL1VB7869। ये गाड़ी पंजाब से दिल्ली की तरफ जा रही थी और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट थी कि 4 संदिग्ध लोग पंजाब से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। और करनाल पुलिस ने नाका लगाया और बस्तारा टोल प्लाजा के पास इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बस्तारा टोल प्लाजा से मधुबन की जो दूरी है वो महज 4 से 5 किलोमीटर की आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक ये रोबोटिक मशीन है जिसके जरिए
जरिए इनोवा गाड़ी के नीचे ये रोबोटिक मशीन जाएगी और देखेगी कि नीचे कुछ बारूद तो नहीं है। और फिलहाल इस रोबोटिक मशीन के जरिए पुलिस काम करती हुई नजर आ रही है। ये मधुबन थाना है और यहाँ पर आईपीएस अधिकारी गंगाराम पूनिया, साथ ही साथ आईपीएस अधिकारी हिमाद्री कौशिक और सीएम फ्लाइंग के जो तमाम अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा हुआ है और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सीआईए की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। आपको बता दें कि तकरीबन 4 बजे पुलिस ने इन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। आप देख सकते हैं फिलहाल वो रोबोटिक जो मशीन है वो इनोवा गाड़ी के नीचे जाती हुई नजर आ रही है, ताकि देखा जाएगा कि कहीं उस इनोवा गाड़ी के नीचे तो कोई बारूद नहीं है। और फिलहाल आप देख सकते हैं जो सारा सामान है वो उस इनोवा गाड़ी के अंदर है। कई बैग हैं जिसमें गोलियां हैं, वेपन्स हैं, साथ ही साथ बारूद है। और वही इनोवा गाड़ी के नीचे अब रोबोटिक मशीन जाती हुई नजर आ रही है, जिसके जरिए जो बम निरोधक दस्ता की टीम है वो पूरा इस पर काम कर रही है। और साथ में पुलिस कर्मी भी साइड हट गए हैं ताकि देखा जा सके। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रोबोटिक मशीन है वो गेट को खोलती हुई नजर आ रही है, ताकि उससे पता चल सके कि अंदर कोई और बारूद तो नहीं है। अगर बारूद है तो फिर जान का नुकसान ना हो, इसलिए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो फिलहाल साइड हट गए हैं। सारा सामान जो है वो इसी इनोवा गाड़ी में। चमन इस वक्त हमारे साथ लगातार मौजूद है। चमन, सबसे पहले अपडेट दीजिए, जो विस्फोटक बरामद हुआ है उसे क्या डिफ्यूज कर लिया गया है? जी देखिए, अभी तक जो है पुलिस जो है उसको डिफ्यूज करने में लगी हुई है, लेकिन जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जो इस इनोवा गाड़ी में जो 4 सिख आतंकवादियों को जो पकड़ा गया है वो उनके जो धार हैं वो कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान से जो है वो जुड़े हुए हैं। और जो पुलिस हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे कुछ जो इनके आका है उन्हीं ने जो पंजाब की तरफ से जो है इनको जो है ये इतनी बड़ी जो खेप थी जो है उनको दी गई थी और उसको जो है कहीं ना कहीं जो है बीडीडीएस टीम मौके पर आई है। उसके जो भी उसकी जांच के अनुसार प्रथम दृष्टया एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है। बम निरोधक दस्ता भी सर बम निरोधक दस्ता मौके पे मौजूद है। एफएसएल की टीम भी मौके पे मौजूद है। हमने थाना मधुबन में एफआईआर इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज कर ली है और आगे की जांच जारी है। शुरुआती जांच में सर पता लग पाया क्या मंशा थी? देखिए, जो अभी तक जांच सामने आई है ये फिरोजपुर से सप्लाई लेके आए थे और नांदेड़ और आदिलाबाद के आसपास में इनको वहाँ पर सप्लाई रख करके आनी थी। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे कि फिरोजपुर से ये भारी मात्रा में विस्फोटक लेकर आए थे। अभी फिलहाल शुरुआती तौर पर ये जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी फिलहाल इन सभी संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। लगातार जो विस्फोटक भारी मात्रा में बरामद किया गया है उसे निष्क्रिय करने का प्रयास लगातार जारी है। ये 3 तस्वीर आप देखिए, पहले वही वो इनोवा कार है जिनमें ये 4 संदिग्ध सवार थे जो कि पंजाब से दिल्ली जा रहे थे। और ऐसे में जो जानकारी लगातार खुफिया विभाग की तरफ से मिल रही थी उसी के हिसाब से कार्रवाई की गई और बड़ी कामयाबी आज सुबह हाथ लगी एटीएस और पुलिस की टीम को। लेकिन इसके साथ ही साथ अब कोशिश यही है कि जो विस्फोटक बरामद हुआ है, क्योंकि आप देखिए रोबोटिक मशीन के जरिए भी ये कोशिश की जा रही है खंगालने की कि कुछ और विस्फोटक तो इनोवा कार में मौजूद नहीं है। ऐसे में अभी फिलहाल प्राथमिकता यही है कि जितना भी गोला बारूद विस्फोटक बरामद हुआ है पहले उसे निष्क्रिय कर दिया जाए और इसके साथ ही साथ उन 4 संदिग्धों से भी पूछताछ लगातार जारी है। चमन का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। चमन, आप जानकारी दे रहे थे कि इसके पीछे पाकिस्तान के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे थे, तो क्या ये मानकर चला जाए कि ये पूरी की पूरी जो सप्लाई लेकर चल रहे थे वो पाकिस्तान से ही मुहैया हुई? जी देखिए, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले पुलिस कुछ अधिकारियों ने बताया है कि पंजाब के जो पाकिस्तान से सटा जो फिरोजपुर इलाका है वहीं से जो है इन्होंने ये सप्लाई उठाई थी और ये दिल्ली नंबर गाड़ी इनोवा में ले जाते हुए दिल्ली से होते हुए इनको महाराष्ट्र के जो है नांदेड़ में जो है कहीं ना कहीं इसको सप्लाई करना था इनको। तो बीच रास्ते में जो आईबी की इनपुट थी उसके आधार पर जो है वो पुलिस ने जो है वो जो करनाल का जो बस्तावा जो टोल प्लाजा है वहां पर सुबह 4 बजे जो है इन थानों को जो है पकड़ा है। और जो इनके जो हैंडलर्स जो बताए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान से ही इस सारे नेटवर्क को जो है ऑपरेट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो आईबी की इनपुट थी उसी के आधार पर इन चारों आतंकवादियों को जो है वो पकड़ा गया है और अब आगे पूछताछ जो है वो जारी है। अब और भी कई इस मामले में जो है वो कई खुलासे जो है पुलिस थोड़ी देर में और भी कुछ कर सकती है। जी बिल्कुल।
तो यानी कि इनका टारगेट जो है वो महाराष्ट्र नांदेड़ को लेकर था, वहां पर ये पूरा का पूरा विस्फोटक पहुंचाना था। जी देखिए, जिस तरह से पुलिस सूत्रों ने बताया कि पिछली बार भी जो है इन्होंने एक सप्लाई जो है वो पहले भी नांदेड़ में जो है वो दे चुके थे, दूसरी बार जो है इनको जो है सप्लाई दी थी, इसीलिए जो है वो पुलिस की आईबी की तरफ से जो अलर्ट भेजा गया था और पुलिस के जो आईबी के अलर्ट है उसी के आधार पर जो है इन चारों को जो है वो फिलहाल जो है वो गिरफ्तार किया गया है और इनसे जो है पुलिस और भी पूछताछ करेगी कि इससे पहले जो इन्होंने और विस्फोटक जो और कुछ और जो चीजें जो नांदेड़ में भेजी गई थी महाराष्ट्र में वो क्या थी। तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस जांच में ये साफ होगा कि इस बार जो है इनको क्या किस तरह की जो गतिविधियां थी उस पर ये सारा सामान जो है वो यूज होना था। बिल्कुल चमन, और खालिस्तानी आतंकवादी रिंदा के इनपुट्स भी सामने आ रहे हैं जो कि सीधे तौर पर इन चारों संदिग्धों से उसके लिंक थे। वो बता रहा था कि किस तरीके से आगे कदम उठाना है। इसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी, अभी फिलहाल वो कहां पर है, इसके बारे में आपके पास कोई अपडेट है? अभी देखिए, जिस तरह से खालिस्तानी एंगल से तो अगर हम इस सारे मामले की बात करें तो कहीं ना कहीं जो खालिस्तानी मूवमेंट भी जो है जो रिंदा की जो बात सामने आई है वो भी पाकिस्तान से ही बैठ के जो है सारे ऑपरेट जो है इस तरह के जो है विस्फोटक सामग्री जो है वो भारत की तरफ भेजता है ताकि भारत में जो है जिस तरह का जो माहौल जो है कहीं ना कहीं तो खराब किया जाए। तो खालिस्तान की जो गतिविधियां हैं वो भारत में कुछ दिन पहले भी देखने को मिली थी। जिस तरह से भारत में जो है पहले भी उन्होंने हरियाणा में 29 अप्रैल को जो है खालिस्तान के झंडे लगाने का भी जो वो एक जो है प्रोपोगेंडा जो है फैलाया गया था, उसके तहत ही अब कहीं ना कहीं जो है इस एंगल से भी जांच की जाएगी कि खालिस्तानी जो एंगल से जो रिंदा है उसका क्या कनेक्शन है इस मामले में, क्योंकि रिंदा के जो रिंदा का जो भी इस मामले में जो है एक बड़ा जो है जो कनेक्शन जो है उस मामले में सामने आया। आपको रोकना चाहेंगे, आनंद तिवारी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आनंद, 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी हो गई है, क्या मानकर चला जाए कि एक बार फिर से खालिस्तानी आतंकवादी सक्रिय हो चुके हैं? मिल रहे थे कि खालिस्तानी आतंकी जो है वो भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लगातार अपने टारगेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस तरह से जो तरन तारण का रहने वाला गैंगस्टर था जिसने बाद में खालिस्तान ज्वाइन करी और जो इस समय पाकिस्तान में मौजूद है, रिंदा, सबसे पहले न्यूज़ 18 ने खुलासा किया है कि उसके होने के लिंक के सबूत जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं, क्योंकि हाल में कुलदीप उर्फ सन्नी नवा शहर में जिससे चंडीगढ़ पुलिस ने पूछताछ करी थी, उससे पूछताछ में खुलासा हुआ था कि वो सीधे तौर पर मोबाइल फोन से पाकिस्तान में रिंदा से बात करता था और भारत में किस तरह से टारगेट फिक्स करना है, कहाँ पे आईडी ब्लास्ट करना है या कैसे विस्फोटक को अंजाम देना है, वो तमाम चीजों में सीधे तौर पर रिंदा का हाथ सामने आया। तो यही नहीं, पंजाब में हाल में चाहे नवा शहर की बात की, रोपड़ की बात की जाए या लुधियाना में 2 ब्लास्ट हुए थे, जिसमें से एक ब्लास्ट जो है वो कोर्ट के अंदर हुआ था और एक फिरोजपुर में, इन तमाम ब्लास्ट की घटनाओं में सीधे तौर पर खालिस्तानी आतंकी रिंदा का नाम सामने आया था। यही नहीं, पाकिस्तान ISI की एक और साजिश का भी खुलासा हुआ कि किस तरह से ड्रोन से जो है वो हथियार भारत भेजे गए और ये कोई पहली मॉडल नहीं है, इसके पहले भी लगातार BSF इस तरह के ऑपरेशन में कई पाकिस्तानी लोगों को लौटेंगे आपके पास, लेकिन मौजूदा स्थिति आप देखिए किस तरीके से वहां पर बम निरोधक दस्ता जो है पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से इस विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया जाए, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए हमारे सहयोगी हिमांशु की। करनाल में पुलिस ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं इस समय हम मधुबन पुलिस थाना के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। पुलिसकर्मी यहां पर मिट्टी के जरिए उन बारूद को डिफ्यूज करने का प्रयास करेंगे थोड़ी ही देर में, और आप देख सकते हैं ये इनोवा गाड़ी है जो उन 4 संदिग्ध आतंकियों जो युवक है इनको राउंड अप किया। हरियाणा पुलिस का अपना वो है, देखिए जिस भी एजेंसी से नाम मिला हो, हमें क्रेडिबल इनपुट एजेंसी से मिला था। फायरिंग वगैरह तो नहीं किसी की तरफ से की गई? ऐसी गाड़ी दिल्ली नंबर है सर जी, ये DL नंबर की गाड़ी है, लेकिन अभी इस गाड़ी के ओनरशिप किसके नाम है, कब खरीदी गई थी, वो भी हम पूछते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सर जहाँ से अरेस्ट हुआ है? जी बसताड़ा टोल के पास। बसताड़ा टोल टैक्स के पास। जी ठीक है सर। तो आप बड़ी खबर इस समय देखते हैं। उसने एक ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी, आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन है, वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव्स है और जो हथियार है वो रख करके। आदिलाबाद दिल्ली सर? ना तेलंगाना के पास। तेलंगाना में वहाँ संगठन से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से लोकेशन भेजी थी सर? हाँ जी सर, सिर्फ हथियार रख के आने थे या किसी घटना को अंजाम देना था?
देखिए, इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है, उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है, वो भी जो गुरप्रीत है उसका एक फ्रेंड है आकाशदीप, उसी के ननिहाल का खेत है, वो उन्होंने लोकेशन इन्होंने उनको भेजी थी ताकि वहाँ पर सप्लाई पहुँचाई जा सके। ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है, फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाता है। जो है किसी संगठन से जुड़ा हुआ पहले हरविंदर सिंह जो है ये पहले किसी आतंकी संगठन का बिल्कुल, देखिए वो भी हम अभी पूछताछ कर रहे हैं और डेफिनेटली वो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहा है और 2 कंसाइनमेंट इनको ऑलरेडी वो भेज चुका है। बरामद क्या क्या हुआ है सर? बरामद क्या क्या हुआ है? देखिए, जो पूछताछ हुई उसके अनुसार आईडीज है जिसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है। सर क्या बरामद क्या हुआ सर? जो गुड़गांव के अंदर एक्सप्लोजिव मिले थे क्या उससे अभी पूछताछ में ऐसी कोई बात सामने नहीं। जी, जो पहले ये नांदेड़ के पास में भी एक बार कंसाइनमेंट रख के आ चुके हैं और अब जो आदिलाबाद के पास की जो लोकेशन है वो इनके फोन में भी अवेलेबल है। आसपास के जो बॉम्ब को डिफ्यूज किया गया सर। दूसरे हैं, देखिए अभी जो हमारी BDDS की टीम है वो मौके पे आई हुई है। अभी हमने प्रथम दृष्टया जो एक्सरे करवाया गया है ताकि उसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हो सके। अभी एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है और उसके बाद में जो BDDS टीम है वो अपनी आगे कार्रवाई कर रही है। सर ये जो टीम है ये जांच है जो हरियाणा पुलिस करेगी या सेंट्रल की जो एजेंसी है? देखिए, हमने जो FIR है वो मधुबन पुलिस स्टेशन में दर्ज कर ली है और हमारी जो ASP इंद्री है वो इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। जो अभी तक जो बरामद की हुई है वो एक देसी जो पिस्टल है वो 31 जिंदा कारतूस, 3 जो लोहे के कंटेनर जिनका 2.5 किलो के आसपास वजन है जिसमें एक्सप्लोजिव्स हैं वो, और 1,38,000 रुपये के आसपास बरामद हुई है। जो 3 आरोपी हैं वो फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले हैं और 1 आरोपी लुधियाना का रहने वाला है। पाकिस्तान से संपर्क था सीधा इनका? जी, जो एक्चुअल में जो गुरप्रीत नाम का जो इन चारों में से मुख्य आरोपी है वो पहले जेल में रहा था। इसी दौरान उसकी एक मुलाकात एक राजवीर नाम के शख्स से हुई। राजवीर हरविंदर सिंह रिंदा का पहले से ही पुराना एसोसिएट रहा है। वो राजवीर सिंह भी जो है वो उसके हरविंदर सिंह रिंदा के लिए काम करता था। राजवीर ने उसकी जो है संपर्क उससे हरविंदर सिंह रिंदा जो पाकिस्तान बेस्ड है उससे उसकी बात करवाई। इसके बाद में पिछले 9 महीने से लगातार कॉन्टैक्ट में थे। वो वहाँ से सप्लाई इसको भेजता था, ये उसकी बताई गई लोकेशन पर रख के आता था और उसके बदले में इसको पैसे देता था। सर, बड़ी उपलब्धि मिली है, कहीं ना कहीं आतंकवादी एक संगठन से जुड़े हुए 4 आतंकवादियों को पकड़ा गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, डेफिनेटली जैसे ही हमें सुबह इन्फॉर्मेशन मिली, जो अर्ली इन द मॉर्निंग हमें एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक इनोवा गाड़ी में कुछ युवक जा रहे हैं जिनके पास में एक्सप्लोजिव्स या हथियार हो सकते हैं। इसी इन्फॉर्मेशन पे हमने जिले के कंट्रोल रूम को अलर्ट किया और 3 हमारी डायल 112 गाड़ियाँ और एक लोकल थाने की गाड़ी हमने मौके पे भेजी थी। जैसे ही वो इनोवा गाड़ी वहाँ पहुँची, हमने उस गाड़ी को वहाँ पर रोका, चारों युवकों को काबू किया। युवकों ने पूछताछ पे अपना नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपेंद्र बताया। ये चारों ही पंजाब के रहने वाले हैं। 3 जो युवक हैं वो फिरोजपुर ज़िले से और एक लुधियाना ज़िले से है। उसके बाद में हमने हमारी BDDS टीम को और FSL टीम को मौके पे बुलाया था। गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 1 देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 3 लोहे के कंटेनर जिनका एक का वजन लगभग 2.5 किलो के आसपास है वो मिले थे। उसके बाद में अभी BDDS टीम ने जो एक्सरे जो उस एक्सप्लोजिव्स का किया है उसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है। तो जो युवकों से भी मैंने पूछताछ करी है उसके अनुसार जो हरविंदर सिंह रिंदा जो कि पाकिस्तान बेस्ड है उसने ड्रोन के ज़रिए फिरोजपुर ज़िले में इनकी सप्लाई करी थी और उसके बाद में पहले भी कंसाइनमेंट एक बार उसके पास में आ चुका है। ये कंसाइनमेंट जो है वो उसे लेकर के फिरोजपुर से लेकर के वहाँ जा रहे थे नांदेड़ के पास में। इसकी सूचना मिलने पर आज हमने इनको रोका था और इनको भी पकड़ के लाए हैं। हमने थाना मधुबन में FIR नंबर 141 आज की डेट में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 की धारा 4 में 5, आर्म्स एक्ट की धारा 25 व UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। नाम एक बार दोबारा बता दें, नाम दोबारा बता दें। इनकी कोई गतिविधियां क्या थी, कहां से इन्होंने विरोध किया था सुबह कुछ? देखिए, जो पकड़े गए आरोपी हैं इनके नाम गुरप्रीत, एक गुरप्रीत का भाई अमनदीप, एक परमिंदर और एक भूपेंद्र है। कहां से जा रहे थे, कहां से आए थे, कहां जा रहे थे? इनकी ग्रोवी हो। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि ये है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन।
अखाड़ा में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के करनाल से वहां पुलिस और एटीएस की टीम ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन चारों के पास से आईईडी भी बरामद हुआ है और अब वहां इस विस्फोटक को डिफ्यूज करने की तैयारी चल रही है। ये आईईडी एक कार में रखा हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस घटना के पीछे खालिस्तान आतंकियों का हाथ हो सकता है। पुलिस के मुताबिक ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए फिरोजपुर में ड्रॉप किए गए थे, भारत में पहुंचाए गए थे। तो ये तस्वीरें वहां जहां रोबोट के जरिए इस गाड़ी की पूरी तरह से छानबीन तफ्तीश हो रही है, स्कैनिंग हो रही है। इसी इनोवा गाड़ी को सुबह टोल नाके पर पकड़ा गया था, रोका गया था संदिग्धों के साथ, जहां 4 खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। करनाल में पुलिस ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं इस समय हम मधुबन पुलिस थाना के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। पुलिसकर्मी यहां पर मिट्टी के जरिए उन बारूद को डिफ्यूज करने का प्रयास करेंगे थोड़ी ही देर में। और आप देख सकते हैं ये इनोवा गाड़ी है जो उन 4 संदिग्ध आतंकियों के पास से बरामद की गई है, जिसका नंबर है DL1VB7869। ये गाड़ी पंजाब से दिल्ली की तरफ जा रही थी और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट थी कि 4 संदिग्ध लोग पंजाब से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और करनाल पुलिस ने नाका लगाया और बस्तारा टोल प्लाजा के पास इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बस्तारा टोल प्लाजा से मधुबन की जो दूरी है वो महज 4 से 5 किलोमीटर की आप देख सकते हैं। फिलहाल यहां पर एक ये रोबोटिक मशीन है जिसके जरिए इनोवा गाड़ी के नीचे ये रोबोटिक मशीन जाएगी और देखेगी कि नीचे कुछ बारूद तो नहीं है। और फिलहाल इस रोबोटिक मशीन के जरिए पुलिस काम करती हुई नजर आ रही है। ये मधुबन थाना है और यहां पर आईपीएस अधिकारी गंगाराम पूनिया, साथ ही साथ आईपीएस अधिकारी हिमाद्री कौशिक और सीएम फ्लाइंग के जो तमाम अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा हुआ है और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सीआईए की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। आपको बता दें कि तकरीबन 4 बजे पुलिस ने इन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। आप देख सकते हैं फिलहाल वो रोबोटिक जो मशीन है वो इनोवा गाड़ी के नीचे जाती हुई नजर आ रही है ताकि देखा जाएगा कि कहीं उस इनोवा गाड़ी के नीचे तो कोई बारूद नहीं है। और फिलहाल आप देख सकते हैं जो सारा सामान है वो उस इनोवा गाड़ी के अंदर है। कई बैग हैं जिसमें गोलियां हैं, वेपन्स हैं, साथ ही साथ बारूद है और वही इनोवा गाड़ी के नीचे अब रोबोटिक मशीन जाती हुई नजर आ रही है जिसके जरिए जो बम निरोधक दस्ता की टीम है वो पूरा इस पर काम कर रही है। और साथ में पुलिसकर्मी भी साइड हट गए हैं ताकि देखा जा सके। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रोबोटिक मशीन है वो गेट को खोलती हुई नजर आ रही है ताकि उससे पता चल सके कि अंदर कोई और बारूद तो नहीं है। अगर बारूद है तो फिर जान का नुकसान ना हो, इसलिए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो फिलहाल साइड हट गए हैं। सारा सामान जो है वो इसी इनोवा गाड़ी में। तो हरविंदर रिंडा से जुड़ते हैं ये तार। पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ है, खालिस्तानियों को मदद दे रहे हैं। हरविंदर रिंडा ने ड्रोन के जरिए फिरोजपुर में गिराए थे ये आईईडीज, ये पहुंचाए थे असला और बारूद। जो 4 आरोपी हैं इनकी भी अब तफ्तीश हुई है। इसमें से 4 युवकों में से 2 पंजाब के जो रहने वाले हैं, ये सारे पंजाब के रहने वाले हैं, एक लुधियाना का रहने वाला है। इन सब के नाम है गुरप्रीत, भूपेंद्र, अमनदीप और परविंदर सिंह। हरविंदर सिंह रिंडा के साथी हैं ये चारों। करनाल पुलिस पूरी तरह से इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन और भी डिटेल जो अभी न्यूज़ 18 इंडिया के सामने आए हैं इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से ये भेजी गई थी आतंकियों को लोकेशन। चारों आतंकियों को तेलंगाना भेजना था इन आईईडीज को। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमारे पास हैं, इनके चेहरे की भी शिनाख्त हो चुकी है। इससे पहले 2 जगह पर ये सप्लाई कर चुके हैं आईईडी। और मधुबन पुलिस स्टेशन में इस वक्त एफआईआर दर्ज है। 1 देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस, 3 लोहे के कंटेनर, 1,30,000 रुपए बरामद हुए हैं।
3 आतंकी फिरोजपुर के रहने वाले हैं, एक आतंकी लुधियाना का रहने वाला है। मुख्य आरोपी से जेल में दूसरे आतंकियों से भेंट हुई थी, मुलाकात हुई थी और वहीं पर इनके साथ काम करने की और ये साजिश रची गई थी। एसपी करनाल क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये 3 जो हैं ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं और एक लुधियाना का रहने वाला है। इनकी गाड़ी की BDDS टीम की उपस्थिति में तलाशी लेने पर एक देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 3 IDs बरामद हुई है। हमारी BDDS टीम अभी मौके पे है और अग्रिम कार्रवाई कर रही है। देखिए, जो अभी तक जहाँ सामने आई है, ये फिरोजपुर से सप्लाई लेके आए थे और नांदेड़ और आदिलाबाद के आसपास में इनको वहाँ पर सप्लाई रख करके आनी थी। आनंद तिवारी और चमन पिलानिया फोन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चमन, ये बहुत बड़ी खेप है बारूदों की और ये 4 खालिस्तानी एक्टिवेट हो चुके हैं और इनकी सप्लाई लाइंस ये तेलंगाना में जाकर इसको ड्रॉप करने वाले थे। इससे पहले खबर थी कि कुछ इन्होंने डाइवर्ट किया है नांदेड़ साहिब की तरफ, महाराष्ट्र में भी। जी अनंत, देखिए जिस तरह से भारत पाकिस्तान की सीमा है वहां पर ये फिरोजपुर का जो इलाका है वहीं जो है ये जो बड़ी खेप जो है आतंकवादियों से जो है वो मिली है और इन्होंने पहले भी जो है ये फिरोजपुर से ही जो खेप जो लेके गए थे और नांदेड़ में इन्होंने ड्रॉप की थी। लेकिन आज जो जिस तरह से IB की इनपुट के लिए जो है वो आज IB ने जो है वो करनाल के आसपास जो है करनाल पुलिस और ने जो है नाका लगाया और उसमें जो है बस्तारा और ताजा से जो है सुबह 4 बजे के करीब जो है चारों जो संदिग्ध आतंकवादी है उनको गिरफ्तार किया है। और अभी जो थाना मधुबन जो करनाल का जो पुलिस थाना है वहाँ पर जो है इनके ऊपर जो FIR दर्ज कर ली गई है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ड्रोन के जरिए जो है वो जो ड्रग्स की जो सप्लाई जो है वो भी आती रहती है और जो IDs जो है वो भी भेजे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के जो कनेक्शन जो है वो इस सारी घटना में सामने आ रहा है। और वहीं से जो रिंदा का जो नाम सामने आता है कि रिंदा जो है लोकेशन इन सबको भेजता था और उसके थ्रू ही जो है जो आगे जो है ये नेटवर्क फैला हुआ था और वो आगे जो है जो सप्लाई जो है वो जो है अलग अलग शहरों में करते थे। कहीं ना कहीं और भी कोई जुड़े और कोई बड़ी और केस कहीं और कहीं पंजाई है, इस पे भी जो है पुलिस और जांच कर रही है। और अगर हम बात करें खालिस्तानी, तो खालिस्तान का जो इसमें ज्यादातर जो एंगल सामने आ रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले खालिस्तानी के के ऑपरेटर जो है पन्नू, उन्होंने भी एक वीडियो बनाया था कि खालिस्तान में 29 अप्रैल को जो है वो खालिस्तान में झंडे लगाए जाएंगे। तो इस तरह की जो वीडियो है वो काफी पहले भी फैलाए गए हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो है भारत की तरफ जो है ये आतंकवादी गतिविधियां जो है वो पहले भी जो पाकिस्तान जो है फैला रहा है, तो इसी के चलते जो है आज एक बड़ी जो कामयाबी जो है वो IB को मिली है और इन आतंकवादियों से जो है इस तरह से ID मिला। और ये एक बहुत बड़ी गहरी साजिश भी लगती है। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मल्टी स्टेट की यहाँ पर सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो से इनपुट्स आए थे, लेकिन मल्टी स्टेट की टास्क फोर्स है, अलग अलग राज्यों की टास्क फोर्स साथ में मिलकर काम कर रही है। ये दिल्ली से आदिलाबाद की तरफ जाने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये मंशा ये थी कि कुछ सेंसिटिव इलाकों को, सेंसिटिव एरियाज में जाकर बम विस्फोट किए जाएं। अगर नांदेड़ साहिब यानी नांदेड़ महाराष्ट्र की बात होती है, तेलंगाना में आदिलाबाद की बात होती है, हैदराबाद के आसपास का इलाका है ये, तो जानबूझकर हमारे देश के अंदर अलगाववाद फैलाने के लिए कोशिश की जाए, आतंक फैलाने की कोशिश की जाए और अलग अलग समुदायों के बीच राइट, दंगे फसाद कराने की कोशिश, क्या इस मंशा से ये प्लान रचा गया था? और खासकर पंजाब का रूट, खालिस्तान का रूट यूज किया जा रहा है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का ऑपरेटिव है ये, हरविंदर रिंडा ISI के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो कश्मीर के रूट्स अगर टाइट हो गए तो क्या ये खालिस्तान का रूट अपना रहे हैं, पंजाब का रूट अपना रहे हैं देश के अंदर इस तरह से आतंक को फैलाने के लिए? आनंद जी देखिए, बिल्कुल आनंद, न्यूज 18 ने सबसे पहले अभी खुलासा किया कुछ देर पहले, जिसपे सरकारी मुहर लगी है कि इस पूरी घटना के पीछे जो रिंदा है, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ ISI की सरपरस्ती में, उसका हाथ है। और यही नहीं आनंद, अगर आप देखेंगे पंजाब में जो 4 बड़ी घटना हुई थी ब्लास्ट की, जिसमें एक नवा शहर की घटना थी, एक रोपड़ की घटना थी, लुधियाना में जो कोर्ट के अंदर ब्लास्ट हुआ था, इसके अलावा लुधियाना में एक और घटना और फिरोजपुर की, इसमें सीधे तौर पर रिंदा का नाम सामने आया था। और हाल में ही जो बुड़ेल जेल है चंडीगढ़ की, काफी संवेदनशील जेल है, उसके बाहर जो RDX मिला था, उस सिलसिले में कुलदीप उर्फ सनी से जब चंडीगढ़ पुलिस ने नवा शहर में जाके पूछताछ करी थी, जो टेररिस्ट था खालिस्तान का, उसने सीधे तौर पर ये बताया था कि वो फोन के जरिए पाकिस्तान में बैठे रिंदा से बात करता था और कई ऐसे आउटफिट्स हैं जिनका खुलासा हुआ था। यही वजह थी कि सेंट्रल एजेंसियां
लोकल पुलिस के साथ, वहां की LIU के साथ और वहां की ATS के साथ लगातार। आनंद जरा रुकिए, हरियाणा डीजीपी हमारे साथ फोन पर हैं। नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो गिरफ्तारी हुई है बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि इनके पास IEDs बरामद हुए हैं जो कि पाकिस्तान से आए हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के ऑपरेटिव रिंडा का हाथ है इसमें। जी नमस्कार। नमस्ते। जरा आज एक जॉइंट ऑपरेशन में हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज के एक जॉइंट ऑपरेशन में ये 4 जो आतंकवादी हैं वो अरेस्ट किए गए हैं। बस्तारा टोल प्लाजा करनाल में है वहां से, और इस संदर्भ में एक केस जो है वो दर्ज किया गया है मधुबन पुलिस स्टेशन में। अभी इनसे 3 IEDs और एक पिस्टल और लाइव कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन जो है और पूछताछ चल रही है, और आगे जो इनसे जो बातें और रिवील होंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इंफॉर्मेशन मिली है अग्रवाल जी कि ये रिंडा मास्टरमाइंड है, हरविंदर रिंडा BKI का। जी, अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस में ये बातें सामने आई हैं, और डिटेल्ड इंटरोगेशन में और भी बातें सामने आएंगी जो और लोग इसमें जुड़े हुए हैं और इनके और प्लान्स के बारे में। तो वो सारी चीजें जो है वो जो पूछताछ में आएंगी उस पर शेयर करके आपसी कोऑर्डिनेशन से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अग्रवाल जी, एक सवाल और है, एक प्रश्न और है, अगर आप थोड़ा समय दें कि ये इससे पहले जो RDX की बरामदगी हुई है और IEDs की बरामदगी हुई है दिल्ली और पंजाब में, क्या ये उनसे भी जुड़े हुए हैं? ये अभी इस समय तो मैं ऑफ हैंड नहीं कह सकता। ये तो पूछताछ में ये जो बातें पता चलेंगी कि क्या उनका इनसे कोई कनेक्शन था या अलग से था, ये सारी बातें पूछताछ पे निर्भर करेंगी। जी, थैंक यू PK अग्रवाल जी हमसे बात करने के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है इसी तर्ज पर, इसी इनपुट पर, कि ये जो ये आतंकवादी जो पकड़े गए हैं, खालिस्तानी ऑपरेटिव जो पकड़े गए हैं 4, इन्हीं का हाथ था। हरियाणा में जो ये संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, करनाल से 4 आतंकवादी जो गिरफ्तार हुए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। भारी मात्रा में विस्फोटक इनसे बरामद हुए हैं, 3 IEDs मिले हैं, पिस्तौल बरामद हुआ है, 1,30,000 रुपए नकद मिला है, लाइव कारतूस भी मिले हैं। गिरफ्तारी आतंकी मामले में भी इस वक्त एक बहुत बड़ा खुलासा है कि कई जगहों पर RDX इन्होंने प्लांट किए थे। दिल्ली और पंजाब के इलाकों में जो RDX की बरामदगी और IEDs की बरामदगी हुई है, हाल फिलहाल में हुई थी, और जहां एक विस्फोट हुआ था उसमें भी इनका हाथ था। ड्रोन के जरिए ये हथियार पहुंचाए गए भारत में, और वो भी फिरोजपुर के इलाके में। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन उड़ाकर फिरोजपुर में इनको गिराया गया। इन 4 आतंकियों में से 3 फिरोजपुर के हैं, एक लुधियाना का रहने वाला है, लेकिन मास्टरमाइंड ISI का पिट्ठू है, बब्बर खालसा का ऑपरेटिव है हरविंदर रिंडा, जो अभी पाकिस्तान में बैठकर ये साजिश यहां भारत के खिलाफ रच रहा है। आनंद तिवारी और चमन पलानिया इस वक्त हमारे साथ है। चमन, कहीं ना कहीं ये कनेक्शंस, कुछ कई सारे डिटेल्स निकले हैं। फोन पर इनकी रिंडा से रेगुलर बात होती थी, लेकिन इससे पहले जो IEDs बरामद हुए हैं दिल्ली और पंजाब में, और एक RDX के प्रयोग से जो विस्फोट कराया गया, क्या उसमें भी इनका हाथ है? सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये जो पाकिस्तान से जो रिंदा जो है इस तरह का जो ऑपरेशन जो है वो पहले से ही चला रहा था, क्योंकि जब लुधियाना कोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ था तो उसमें भी रिंदा का नाम सामने आया था, और चंडीगढ़ की जो बुडायर जेल है उसमें कुछ दिन पहले भी जो है एक RDX मिला था, तो उसमें भी जो है खालिस्तानी एंगल से और रिंदा का जो कनेक्शन था वो उसमें सामने आया था। तो कहीं ना कहीं जितने भी जो पंजाब में सिलसिलेवार जो घटनाएं जो हैं जो आजकल जो बढ़ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है रिंदा जो वहां से पाकिस्तान से जो है जिस तरह का इसका नेटवर्क जो है पूरी इंडिया में जो है वो भारत में जो है फैलाना चाहता है, ताकि भारत में जो है एक खालिस्तान की जो है मूवमेंट जो है उसको एक बार फिर से दी जाए, ताकि भारत के लोगों में जो है वो डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। और पाकिस्तान से बैठ के जो है रिंदा जो है जो भारत में जो पंजाब से सटे जो कुछ इलाके हैं वहाँ के जो लोग हैं उनको बरकलाया जाता है, और इस सारे काम में जो है उनको जो है वो आगे लाया जाता है। जो ये आज जो 3 आतंकवादी जो मिले हैं, ये भी जो है तो भारत के सटे जो फिरोजपुर इलाका है वो 3 वहीं के हैं और 1 लुधियाना का है। तो कहीं ना कहीं जितने भी जो गतिविधियां थी वो पाकिस्तान से बैठ के जो है जो खालिस्तानी और जो बब्बर खालसा के कुछ आतंकवादी हैं वो भारत में जो मूवमेंट है वो उसको जो है अपनी जो है एक कहे जाए तो भारत में जो है एक खौफ फैलाने की जो है साजिश जो है रच रहे हैं। जी
आनंद तिवारी भी हमारे साथ है। आनंद, अगर ये इतना गहन ऑपरेशन है और इतना कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है तो इनके रेडार पर कौन कौन सी जगहें थी? आदिलाबाद तक अगर ये पहुंच रहे हैं, नांदेड़ साहिब इनके रेडार पे था, तो फिर क्या इनकी बहुत बड़ी साजिश थी? ये तो बहुत बड़ा गहरा प्लान लग रहा है। खालिस्तानियों का प्रयोग किया जा रहा है देश भर में आतंक फैलाने के लिए। जी देखिए, बिल्कुल आनंद, एक लार्ज कॉन्स्पिरेसी है और उसको लेकर सेंट्रल एजेंसियां लगातार इनपुट जो है वो स्टेट पुलिस को शेयर कर रही थी। जिस तरह से अभी हमने एक जानकारी शेयर करी है दर्शकों को कि सीधे तौर पर जहां जहां भी आरडीएक्स मिले हैं और वो आरडीएक्स ब्लास्ट नहीं हो पाए हैं और उन्हें पहले ही एजेंसियों ने बरामद कर लिया, उन सबके पीछे कहीं ना कहीं खालिस्तानी आउटफिट पाकिस्तान आईएसआई का हाथ है। क्योंकि अगर हम एनएसजी की बात करें, जितने भी आरडीएक्स को परीक्षण के लिए एनएसजी हेडक्वार्टर भेजा गया है, तमाम वहां के सीनियर अधिकारियों ने बोला था कि सबका पैटर्न, सबकी क्वांटिटी बिल्कुल एक जैसी, यानी कि एक ही पैटर्न पर ये आरडीएक्स आया गया है और उसे अलग अलग जगह प्लांट किया गया है। और जिस तरह से करनाल की घटना सामने आई है उसमें सीधे तौर पर खालिस्तानी आतंकी रिंदा का नाम सामने आया। और इसके पहले भी अगर आप आनंद पीछे जाएं तो देखिए, पंजाब में जितनी भी जगह पर दीपावली से लेकर बीच में अब तक लगातार आरडीएक्स की बरामदगी हुई है और हाल में चंडीगढ़ में जिस तरह से आरडीएक्स मिला था और दिल्ली में 2 जगह आरडीएक्स मिला था, उन सबका पैटर्न बिल्कुल एक जैसा था। तो ये बिल्कुल एजेंसियों को पूरा शक है कि इस सबके पीछे खालिस्तानी आउटफिट्स और पाकिस्तान आईएसआई है, जो भारत में लगातार अपने लड़कों के जरिए, स्लीपर सेल के जरिए आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। ये दिल्ली में किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जा रहे थे इनको जब पकड़ा गया, आनंद क्या डिटेल्स है हमारे पास? जी देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश में आनंद जुट चुकी है, क्योंकि दिल्ली आने के संकेत मिले थे। जिस तरह से हरियाणा पुलिस ने संकेत दिए हैं कि दिल्ली आने वाले थे, तो दिल्ली में क्या इनके कौन से हाइडआउट थे, क्या यहाँ पर भी ये कुछ आईडी प्लांट करना चाह रहे थे, जिस तरह से इनके पास से जो विस्फोटक मिला है, या यहाँ पर केवल एक वो ट्रांजिट पॉइंट के लिए रुकना चाह गए और यहाँ से आगे रूट लेना चाह रहे थे। जिस तरह से अब महाराष्ट्र की बात सामने आ रही है और हैदराबाद की बात सामने आ रही है, तो इनके आगे के क्या क्या हाइडआउट थे, किस तरह से इन्हें इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे, इनके पास से जो साजो सामान बरामद हुए हैं, उन तमाम चीजों की पड़ताल जो है अब न केवल हरियाणा पुलिस के अलावा जो एटीएस है, चाहे वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात की जाए या महाराष्ट्र एटीएस की बात की जाए या तेलंगाना जो हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है, वो तमाम एजेंसियां जो है अब एकजुट होकर इस पूरे मामले की कॉन्स्पिरेसी के तार जोड़ने की कोशिश करेंगी। जी चमन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये इसमें से जो 4 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, इसमें से 3 फिरोजपुर के रहने वाले हैं, ये क्या हिस्ट्री शीटर्स हैं? क्या ये पहले से ही इस तरह के कामों में लगे हुए हैं? जी देखिए, अभी तक जो पुलिस की जांच हुई है उसमें अभी तक ये सामने नहीं आया था कि किस तरह से जो है ये जो है जो फिरोजपुर और लुधियाना में जो आतंकी पकड़े गए हैं, इनका अभी तक क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि अभी तक जो है इनकी पूछताछ की जा रही है, क्यों की जा रही है, उसमें ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई पुलिस के पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि इनका क्या बैकग्राउंड है और ये कब से इस काम में जुटे हुए हैं। लेकिन हाँ, ये साफ हो पाया है कि जो फिरोजपुर का जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर जो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, वहीं पे जो है खेतों में जो जिस तरह से जो पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन के जरिए जो हथियार गिराए जाते हैं, आरडीएक्स गिराई जाती है और ड्रग्स गिराई जाती है, तो वहीं से जो है इनका जो है लोकेशन तक जो है पाकिस्तान से इनको भेजी जाती है और वहीं से जो है ये पूरा जो ऑपरेट जो है जो भारत में जो ऑपरेशन है, जो किस तरह से कहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई हो या हथियारों की सप्लाई हो या जिस तरह से आरडीएक्स की सप्लाई हो, वो कहाँ भेजनी है, वो एक लोकेशन जो है इनके मोबाइल पर भेजी जाती है और उसके बाद जो है वो ये जो लोग हैं वो आगे जो है इस सारी खेप को जो है आगे पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अभी पुलिस पूरे जो जिस तरह का ये इनका जो नेक्सस है एक भारत में जो एक ही तरह से फैला हुआ है, उसको जो है पुलिस अभी ट्रेस करने में लगी है और उसके बाद पुलिस बताएगी कि किस तरह से इनकी भी जो पिछला जो इनका बैकग्राउंड है वो क्या है और इनकी और कोई मामलों में जो है कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। चमन, ये जो गाड़ी मिली है, ये इनोवा गाड़ी, ये इनोवा गाड़ी किसकी है और इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ का है? पंजाब में फिरोजपुर का है कि लुधियाना का है? तो ये जो 4 गिरफ्तार हुए हैं, गुरप्रीत, भूपेंद्र, अमनदीप और परविंदर, इनमें से गाड़ी कौन चला रहा था? ये गाड़ी किसकी है? जी देखिए, जो गाड़ी जो है वो फिलहाल जो है गाड़ी की जो दिल्ली नंबर जो है रजिस्ट्रेशन बताई जा रही है, क्योंकि दिल्ली नंबर जो इनोवा में जो इनोवा कार है इसमें दिल्ली नंबर का जो है नंबर प्लेट लगी हुई है और पुलिस जो है ये जांच करने में लगी हुई है कि इन्होंने ये दिल्ली से किसकी खरीदी हुई थी या अपने नाम करवाया था। लेकिन अभी तक पुलिस ने साफ नहीं किया है कि ये गाड़ी उन्होंने अपने नाम की थी या दिल्ली नंबर से ही ये गाड़ी चलाई जा रही है। तो दिल्ली नंबर जो है गाड़ी जो अभी बताई जा रही है। आनंद, का कुछ डिटेल्स हैं इसमें कि ये इनोवा गाड़ी किसकी है और ये गाड़ी कौन चला रहा था?
जी देखिए आनंद, बिल्कुल इसकी तफ्तीश लगातार की जा रही है और जो तमाम बड़े अधिकारी हैं हरियाणा पुलिस के, वो इस समय इन तमाम आतंकियों से पूछताछ कर रहे हैं। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आईबी की भी एक टीम जो है और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम भी है जो है वो इन आतंकवादियों से पूछताछ करने हरियाणा पहुंच सकती है, क्योंकि देखिए एक नेशनल बिल्कुल सुरक्षा से थ्रेट का मामला था और जिस तरह से आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई और इनपुट्स भी जो है, जिस तरह से खुद डीजीपी ने बोला कि सेंट्रल एजेंसी के साथ मिलकर हमने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, तो जाहिर तौर पर अब सेंट्रल एजेंसियां खुद इन आतंकवादियों से पूछताछ करेंगी और तमाम लिंक्स जो है उन्हें जोड़ने की कोशिश की जाएगी। और इसमें मैं एक और आपको अहम बात बता दूं कि अब इस पूरे मामले की जांच को लेकर जो पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस है उसने भी काफी अपनी तफ्तीश तेज कर दी है, क्योंकि पंजाब के रहने वाले चारों आतंकवादी बताए जा रहे हैं। और जिस तरह से हाल में अभी आरडीएक्स मिला था बुड़ेल जेल के बाहर, उस मामले की तफ्तीश भी काफी हद तक जो है वो सुलझती हुई नजर आ रही है और उसके पीछे भी पाकिस्तान आईएसआई का हाथ था। तो इन तमाम कड़ियों को जोड़कर अब तमाम एजेंसियां जो है वो देख रही हैं। जी, एक प्राइवेट गाड़ी को लेकर उसमें 3 आईईडी और कई सारे असला और बारूद लेकर, कैश लेकर 4 आतंकी जा रहे हैं। दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकिन ये कब से यहाँ पंजाब में शिरकत कर रही थी? ये गाड़ी किसके नाम पे है? ये गाड़ी क्या ये गाड़ी किसी ने बेच दी, किसी ने खरीद ली, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं बदला? और इनमें से, इन चारों में से गाड़ी चला कौन रहा था? ये इनोवा दिल्ली की है, तो ये कहाँ जा रही थी? इसका डेस्टिनेशन कहाँ है? और दिल्ली में ये कॉन्टैक्ट पॉइंट कौन है? और दिल्ली से ये आदिलाबाद किसके पास जा रहा था? कौन इसकी डिलीवरी लेने वाला था? और इससे पहले भी अगर ये सप्लाई कर चुके हैं तो किस किस को सप्लाई किया है? टारगेट कहाँ कहाँ पर है? इरादा क्या है? बहुत सारे सवाल हैं। आइए सुनते हैं कि पुलिस का क्या कहना है। ये 3 जो हैं ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं और एक लुधियाना का रहने वाला है। इनकी गाड़ी की बीडीडीएस टीम की उपस्थिति में तलाशी लेने पर एक देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 3 आईडीज बरामद हुई है। हमारी बीडीडीएस टीम अभी मौके पे है और अग्रिम कार्रवाई कर रही है। देखिए, जो अभी तक जहां सामने आई है, ये फिरोजपुर से सप्लाई लेके आए थे और नांदेड़ और आदिलाबाद के आसपास में इनको वहाँ पर सप्लाई रख करके आनी थी। जो 3 आरोपी हैं वो फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले हैं और एक आरोपी लुधियाना का रहने वाला है। पाकिस्तान से संपर्क था इनका? जी, जो एक्चुअल में जो गुरप्रीत नाम का जो इन चारों में से मुख्य आरोपी है वो पहले जेल में रहा था। इसी दौरान उसकी एक मुलाकात एक राजवीर नाम के शख्स से हुई। राजवीर हरविंदर सिंह रिंदा का पहले से ही पुराना एसोसिएट रहा है। वो राजवीर सिंह भी जो है वो उसके हरविंदर सिंह रिंदा के लिए काम करता था। राजवीर ने उसकी जो है संपर्क उससे हरविंदर सिंह रिंदा जो पाकिस्तान बेस्ड है उससे उसकी बात करवाई। इसके बाद में पिछले 9 महीने से लगातार कॉन्टैक्ट में थे। वो वहाँ से सप्लाई इसको भेजता था, ये उसकी बताई गई लोकेशन पर रख के आता था और उसके बदले में इसको पैसे देता था। उसने एक ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी, आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन है, वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव्स है और जो हथियार है वो रख करके। आदिलाबाद दिल्ली सर? ना तेलंगाना के पास। देखिए, इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है। उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है, वो भी जो गुरप्रीत है उसका एक फ्रेंड है आकाशदीप, उसी का ननिहाल का खेत है। वो उन्होंने लोकेशन इन्होंने उनको भेजी थी ताकि वहाँ पर सप्लाई पहुँचाई जा सके। ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है। फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाता। जो पूछताछ हुई उसके अनुसार ये आईडीज है जिसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है। पहले ये नांदेड़ के पास में भी एक बार कंसाइनमेंट रख के आ चुके हैं और अब जो आदिलाबाद के पास की जो लोकेशन है वो इनके फ़ोन में भी अवेलेबल है। जो अभी तक जो बरामद की हुई है वो एक देसी जो पिस्टल है वो, 31 जिंदा कारतूस, 3 जो लोहे के कंटेनर जिनका 2.5 किलो के आसपास वजन है जिसमें एक्सप्लोजिव्स हैं वो, और 1,38,000 रुपये के आसपास बरामद हुई है। और अब ये तस्वीरें आ रही हैं जो मुख्य आरोपी हैं, जिसमें मुख्य आरोपी में फिरोजपुर के रहने वाला गुरप्रीत, भूपेंद्र, अमनदीप और परविंदर सिंह। ये गुरप्रीत ही है जो हरविंदर रिंडा के आदमी राजवीर से संपर्क में था और इसने बाकी 3 को अपने गिरोह में शामिल किया इन आतंकवादी गतिविधियों के लिए। 3 लोग फिरोजपुर के रहने वाले हैं। इन सब की तस्वीरें अब न्यूज़ 18 ने एक्सेस की हैं। गुरप्रीत, भूपेंद्र, अमनदीप और परविंदर सिंह, ये वो 4 आतंकी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं और जो इस दिल्ली रजिस्ट्रेशन की इनोवा गाड़ी से जा रहे थे पंजाब से दिल्ली की तरफ। हरियाणा में बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर इनको रोक लिया गया, इनको धर लिया गया है, जहां इनके पास से 3 आईडी, 1 पिस्तौल, 34 कारतूस और नकद रकम भी इनसे बरामद हुई है। इनका लोकेशन, फाइनल डेस्टिनेशन महाराष्ट्र के नांदेड़, जहां नांदेड़ साहिब है वहां, और तेलंगाना के आदिलाबाद। तो नांदेड़ और आदिलाबाद में इनके ड्रॉप्स थे।
किस मंशा से ये आईडीज वहां ले जा रहे थे, किसको ये आईडीज पहुंचा रहे थे, ये सब बहुत बड़े सवाल हैं जिसका उत्तर अब ये सारी एजेंसियां पूछताछ कर दबिश कर पूछने वाली हैं। कौन है क्या दिल्ली में? अब जब क्योंकि जो असला है वो इलीगल है और वो लोग भी जिस प्रकार की प्रारंभिक जानकारी है वो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। अब ये पता नहीं कि वो स्वयं इस प्रकार के व्यक्ति के स्वयं आतंकवादी हैं या उनको यूज़ किया जा रहा है उस असले को एक स्थान से दूसरा भेजने के लिए। वो जो एजेंसियां हैं उनको सारा विषय जानकारी में आ गया, उसकी छानबीन कर रहे हैं। तब आपको अच्छा सर, लास्ट सवाल सर, एक लास्ट सवाल और है। जमीन का मामला है जो कि सेक्शन 16 गौड़ ब्राह्मण को दी गई थी 16 एकड़ जमीन। नवीन जैन आए दिन उसके ऊपर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। देखिए, पैरावर की जमीन थी, वो जमीन एक अभी उन्होंने लीज पर दी थी, पंचायत ने लीज पर दी थी ब्राह्मण संस्था को। बाद में वो गांव म्यूनिसिपैलिटी में आ गया है। 2 साल की लीज दी गई थी सन 2008 में। 2 साल तक उन्होंने बिल्डिंग बनाई नहीं। 2010 में उन्होंने फिर एक अप्लाई किया था, इसका जो समय है वो बढ़ा दिया जाए और हमें और समय दे दिया जाए। बीच में 2009 में ये एक्वायर कर ली गई थी HSVP से, कांग्रेस की सरकार थी। क्यों एक्वायर की हमें मालूम नहीं। मेरा मत क्या ये चारों आतंकी हैं या फिर इनका प्रयोग किया जा रहा था सिर्फ इसके लिए कि ये मैसेंजर कुरियर बॉयज बने, कि एक जगह से दूसरी जगह आईडी इनको पहुंचाने का काम है, इसके आगे कुछ नहीं इन्हें पता। ये भी अब इसकी तफसील की जाएगी, इसके बारे में पूछताछ की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है कि बब्बर खालसा के ऑपरेटिव्स ISI के हुक्म पर अपने लोगों को यहाँ एक्टिवेट कर रहे हैं, ड्रोन के जरिए यहाँ आईडीज पहुंचा रहे हैं, जो कि भारत में देश भर में अलग अलग इलाकों पर ड्रॉप किए जा रहे हैं। यूरोप दौरे से लौटने के साथ ही एक्शन मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से सीधे पहुंचे दफ्तर। बढ़ती गर्मी और मॉनसून पर तैयारियों की समीक्षा के साथ ही 8 महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। हरियाणा के करनाल में बड़ी साजिश नाकाम, विस्फोटक और हथियार समेत 4 संदिग्ध गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए संदिग्धों का संबंध खालिस्तानी आतंकी अरविंदर रिंडा से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में की अधिगम योजना की शुरुआत। योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख छात्रों को दिए जाएंगे टैबलेट्स। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बच्चों से बात भी की। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में शहर के ऊपर से एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान गरजते हुए आगे बढ़ते दिखे। दावा किया जा रहा है कि विक्ट्री डे के दिन पुतिन यूक्रेन के साथ चल रही जंग पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही फिनलैंड रूस से लगी अपनी सीमा पर टैंकों की तैनाती में भी जुटा है ताकि रूस के हमला करने पर वो उसका जवाब दे सके। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें फिनलैंड के एक इलाके में कई टैंक नजर आए जिन्हें मालगाड़ी के जरिए ले जाया जा रहा था। यूक्रेन की मीडिया ने यह दावा किया कि फिनलैंड इन टैंकों को रूस से लगने वाली अपनी सीमा पर तैनात कर रहा है ताकि अगर पुतिन की सेना उस पर हमला करती है तो वो मुंह तोड़ जवाब दे सके। असल में रूस ने नेटो में शामिल होने के मुद्दे पर फिनलैंड को हाल ही में धमकी दी थी। वो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश फिनलैंड नेटो का सदस्य बने, क्योंकि रूस के साथ फिनलैंड की 1300 किलोमीटर लंबी सीमा है और अगर फिनलैंड नेटो का हिस्सा बना तो इस सैन्य संगठन से जुड़े 30 देशों की फौजें उसके घर तक पहुंच जाएंगी। उधर चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना साध दिया। कादिरव को पुतिन का सबसे वफादार साथी माना जाता है, जिन्होंने यूक्रेन के साथ चल रही जंग की शुरुआत में ही अपने लड़ाकों को वहां लड़ने के लिए भेज दिया था। लेकिन जैसा कादिरव ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। कुछ ही दिनों में युद्ध जीत लेने की आस लेकर लड़ रही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को यूक्रेन की सेना की तरफ से जोरदार टक्कर मिली। जंग इतनी लंबी खिंची कि तीसरे महीने में पहुंच गई। बस इसी बात ने रमजान कादिरव की नाराजगी बढ़ा दी। उन्होंने पुतिन के फैसलों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। कादिरव ने यूक्रेन के कई शहरों का जिक्र करते हुए दावा किया कि रूसी सेना और उनके लड़ाके बस वहां कब्जा करने ही वाले थे, लेकिन पुतिन के फैसलों की वजह से वो उन शहरों पर बेरहमी से धावा नहीं बोल पाए। और इसी बात ने रमजान कादिरव के गुस्से को भड़का दिया।
जिसके बाद वो खुले तौर पर तो पुतिन की रणनीति के खिलाफ नहीं होते दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने जो वीडियो जारी किया उसमें उनकी झुंझलाहट साफ दिखाई दी। क्योंकि रमजान कादिरोव के मुताबिक उनके लड़ाके यूक्रेन में एक ऐसी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं जिसके हाथ बंधे हुए हैं। यानी उन्होंने साफ साफ रूस की सेना की तरफ इशारा कर दिया कि उसे जंग में खुलकर लड़ने की आजादी नहीं दी गई। और कादिरोव का मानना है कि इसी वजह से यूक्रेन के साथ जंग इतनी लंबी खिंच गई। अपने वीडियो के जरिए उन्होंने पुतिन को एक बार फिर यह संदेश दिया कि अगर उनके लड़ाकों को पूरी छूट मिले तो वो कुछ ही दिनों में यूक्रेन को मुट्ठी में कर लेंगे। Готовы выполнить любую поставленную задачу, любой. और ऐसा कहा भी जाता था कि रमजान कादिरोव पुतिन के एक इशारे पर कहीं भी तबाही मचा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की जंग रूसी सेना के साथ उनके लड़ाकों के लिए भी गले की हड्डी बनती जा रही है, उसने कादिरोव को पुतिन से ही सवाल करने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में मौजूद मकीवका शहर में रूस के कब्जे वाला तेल का एक डिपो जलकर राख हो गया। रूस का आरोप है कि तेल डिपो को यूक्रेन की सेना ने मिसाइल से निशाना बनाया, जिसके कुछ डरा देने वाले वीडियो भी सामने आए, जिनमें तेल डिपो से आग की भयानक लपटें निकलती दिखाई दी। देखने में ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो, क्योंकि तेल की वजह से वहां आग का बवंडर उठता दिखा। डोनेस्क इलाके के मकीवका शहर में मौजूद इस तेल डिपो में लगी आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर से भी उसे देखा जा सकता था। यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, डिपो में लगी आग और भड़कती चली गई। थोड़ी ही देर में वहां फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन उसे बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। रूसी सेना के कब्जे वाले इस तेल डिपो के आसपास कई मकान भी बने थे और डर यह था कि आग की लपटें उन तक न पहुंच जाएं। हालांकि इस घटना में किसी की मौत या फिर घायल होने की खबर नहीं है। इस बीच खार्किव में यूक्रेन ने रूसी सेना के काफिले को निशाने पर ले लिया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने रूस के उन ट्रकों को मिसाइल हमले में तबाह कर दिया जिनमें रूस के हथियार मौजूद थे। इसके सबूत के तौर पर उसने हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक जगह से जबरदस्त काला धुआं उठता नजर आया। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों में भरकर हथियार खार्किव में ले जाने की कोशिश में थे। इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाते, यूक्रेन की फौज ने उन पर आसमान से हमला बोल दिया, जिसमें उनकी 4 फौजी गाड़ियां जलकर राख हो गईं। बताया गया कि इनमें हथियारों के अलावा गोला बारूद भी मौजूद था, जिसकी वजह से वहां काफी देर तक धमाके होते रहे। उधर रूस के खिलाफ जारी जंग के बीच यूक्रेन ने बुचा में युद्ध अपराध के पहले चरण की जांच पूरी करने का दावा किया। साथ ही नरसंहार के आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का भी भरोसा दिया, जिनकी बर्बरता के सबूत अब भी बुचा में जगह जगह बिखरे पड़े हैं। और यूक्रेन पुलिस की जांच के बीच न्यूज 18 की टीम भी बुचा के माकारीव इलाके में पहुंची, जहां पुलिस को पड़ताल के दौरान कई सामूहिक कब्र मिली, जिनसे शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन का आरोप है कि बुचा पर कब्जे के दौरान रूसी सेना ने इन लोगों को मारकर उनके शवों को इस इलाके में गाड़ दिया था। 3000 से ज्यादा जिसको कहें कि वॉर क्राइम्स जिसको कहें, उसके मामले कीव पुलिस ने दर्ज किए हैं रूसी सैनिकों के खिलाफ। वहीं कीव पुलिस के मुताबिक माकारीव में रूसी सेना के कब्जे के दौरान 1200 से ज्यादा लोगों की बेरहमी से हत्या की गई थी। और बुचा में हुए इस नरसंहार के मुद्दे पर न केवल यूक्रेन बल्कि दुनिया भर में रूस का विरोध किया गया था। और तो और यूएन ने तो इसके लिए अपने मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर भी कर दिया था। हालांकि रूस हर बार अपनी सेना पर लगे आरोपों को खारिज करता रहा है। वहीं ईरान के सरकारी न्यूज नेटवर्क प्रेस टीवी ने रूस यूक्रेन अखाड़ा में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी। बस्ताड़ा टोल प्लाजा हरियाणा में 3 आईईडी, 1 पिस्तौल, 34 लाइव कारतूस, 1,30,000 रुपए नकद इनसे बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में आईडी और कारतूस और इनके तार सीधा जुड़ते हैं आईएसआई की कठपुतली हरविंदर रिंडा। खालिस्तानी बबर खालसा इंटरनेशनल का ऑपरेटिव पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। ये 4 संदिग्ध, इनसे पूछताछ अभी जारी है। काफी सारा कीमती एविडेंस इनसे बरामद हुआ है। इनका डेस्टिनेशन नांदेड़ और आदिलाबाद था। अधिकारियों ने हाल ही में जो बयान दिए हैं, उससे ये साफ है कि यूक्रेन में अमेरिका का बड़ा मकसद रूस को कमजोर करना, उसे तोड़ना है। इसका मतलब तो यही है कि अमेरिका यूक्रेन को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भले ही वो यूक्रेन के साथ खड़ा दिख रहा हो, लेकिन असल में वो उसके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है ताकि उसका अपना मतलब निकल पाए, जो कि है रूस की कमर तोड़ना।
लेकिन यूक्रेन की जंग जारी रहने से अमेरिका को सिर्फ एक फायदा नहीं है। जंग के जरिए रूस का काम तमाम करना अमेरिका का इकलौता मकसद नहीं, बल्कि माना जा रहा है कि इसके पीछे बाइडेन का बहुत बड़ा सीक्रेट प्लान है। दावा है कि युद्ध की आड़ में बाइडेन अमेरिका में अपनी भद पिटने से भी बचना चाहते हैं। असल में चक्कर यह है कि 6 महीने में अमेरिका में संसदीय चुनाव, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन का पहला मिड टर्म इलेक्शन है और शायद आखिरी भी। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है, जिसमें अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटें और ऊपरी सदन सेनेट की 35 सीटें दांव पर होंगी। और इतिहास गवाह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पार्टी की लगभग हमेशा मिड टर्म इलेक्शन में सीटें कम होती हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा, बल्कि बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के बुरी तरह हारने का अनुमान है। ईरान के प्रेस टीवी को इंटरव्यू देने वाले पत्रकार ने भी कहा कि बाइडेन के पास वहां के लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अमेरिका में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके चलते वो वोटरों के पास जा सके। ऐसे में कहा जा रहा है कि बाइडेन यूक्रेन की जंग को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि रूस के खिलाफ अमेरिका के लोगों में गुस्से को भुनाकर चुनाव जीता जा सके। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता ही नहीं यूक्रेन की जंग खत्म हो, बल्कि अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के यूक्रेन दौरे को भी बाइडेन की इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि बीते शनिवार को ही अचानक कीव पहुंची थी और वहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता नैन्सी पेलोसी की यूक्रेन की यात्रा अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले समर्थन जुटाने की एक कोशिश भी थी। इतना ही नहीं, नैन्सी पेलोसी अमेरिका की सबसे सीनियर नेता है जिन्होंने यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद वहां का दौरा किया। इसी वजह से ही उनके दौरों को रूस को भड़काने की चाल माना जा रहा है। मतलब अमेरिका एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश में है। यूक्रेन की जंग लंबी खिंची तो उससे उसका दुश्मन रूस तो कमजोर होगा ही, बाइडेन सरकार को भी अपने यहाँ चुनाव जीतने में मदद मिल सकती है। यानी साफ कहें तो अमेरिका रूस से सीधे लड़े बिना ही उसे धूल चटाना चाहता है। उधर यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अलाबामा में मौजूद एंटी टैंक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। इस जंग में भले ही अमेरिका सीधे तौर पर रूस को टक्कर नहीं दे रहा, लेकिन वो शुरू से ही यूक्रेन की सैन्य मदद करने में जुटा है। और अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को कई टैंक, मिसाइलें और घातक ड्रोन दिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति बाइडेन अलाबामा में मौजूद अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन की उस फैक्ट्री में पहुंचे जहां एंटी टैंक मिसाइलें बनाई जाती हैं। वहां पहुंचकर बाइडेन फैक्ट्री के उन कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले जो यूक्रेन को दी जाने वाली एंटी टैंक मिसाइलों को बनाने में दिन रात जुटे हैं। You're making it possible for the Ukrainian people to defend themselves without us having to risk getting a third world war by sending in. इसके साथ ही बाइडेन ने अपने देश की संसद से यह अपील की कि वो उन बिलों को जल्द मंजूरी दें जिनके जरिए यूक्रेन की और मदद की जा सकती है। यूक्रेन के साथ 70 दिन की जंग के बाद अब रूस ने अपने एक और बेहद घातक हथियार को मैदान में उतार दिया है। एक ऐसा हथियार जिसकी मार से छिपा हुआ दुश्मन भी नहीं छिप पाता। जिस जगह पर इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल होता है, वहां आसपास का पूरा इलाका नेस्त नाबूद हो जाता है। 2S7 माल्का नाम से जाने जाने वाले इस हथियार ये हथियार दुश्मन के ठिकाने को पल भर में तबाह कर देने की ताकत रखता है। यही वजह है कि रूस ने अब यूक्रेन की सेना को घुटनों पर लाने के लिए जंग में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसकी तरफ से 2S7 माल्का तोप से यूक्रेन के कई ठिकानों पर किए गए हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में रूसी सेना ने अपनी इस ताकतवर तोप से यूक्रेन के ठिकाने पर पहले एक गोला दागा और इसके बाद रूसी सेना की तरफ से कई और गोले टारगेट की तरफ दाग दिए गए। इससे पहले रूस की सेना ने अपनी खतरनाक तोप की तैनाती को भी दिखाया, जिसमें उसके सैनिक एक सुनसान जगह पर इस तोप को ले जाते दिखाई दिए और हमले की पूरी तैयारी होने के बाद 2 सैनिक एक बड़ा गोला लेकर आए और उन्होंने उसे तोप में लोड कर दिया। इसके बाद इशारा मिलते ही तोप से हमले शुरू कर दिए गए। रूस के मुताबिक उसके इस हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए, लेकिन रूसी सेना ने यूक्रेन को झुकाने के लिए अपने खतरनाक तोप का ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने समंदर से मिसाइलें दागकर भी उसके ठिकानों को निशाना बनाया। और रूसी सेना की तरफ से जारी किए गए वीडियो में समंदर से दागी गई मिसाइलें दिखाई दी। यूक्रेन की सेना को निशाना बनाने के लिए छोड़ी गई वो मिसाइलें आसमान में तेजी से उठते आग के गोले की तरह नजर आईं। रूस ने इन हमलों के बाद दावा किया कि उसने यूक्रेन की 6 ऐसी जगहों को निशाना बनाया जहां अमेरिका और यूरोप से मिले हथियार छुपा कर रखे गए थे। रूस के मुताबिक तबाह किए गए सभी 6 ठिकाने रेलवे स्टेशन के पास हैं,
जहां से पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में हथियार भेजे जाते थे और उससे यूक्रेन के सैनिकों को जंग लड़ने में मदद मिलती। यूरोप दौरे से लौटने के साथ ही एक्शन मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से सीधे पहुंचे दफ्तर। बढ़ती गर्मी और मानसून पर तैयारियों की समीक्षा के साथ ही 8 महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे प्रधानमंत्री। 2 दिनों के बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे अमित शाह का जोरदार स्वागत। भारत बांग्लादेश सीमा पर बोट एम्बुलेंस किया उद्घाटन। सिलीगुड़ी में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। बड़े आतंकी साजिश नाकाम। हरियाणा के करनाल से विस्फोटक और हथियार समेत 4 संदिग्ध गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए संदिग्धों का संबंध खालिस्तानी आतंकी रिंडा के साथ। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में मिली सुरंग। सूत्रों के हवाले से खबर 22 अप्रैल को जम्मू के सुंजवा इलाके में मारे गए दोनों फिदायीन इसी सुरंग से भारत की सीमा में हुए थे दाखिल। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो टनल मिली है हम उस टनल के पास आप देख सकते हैं, ये वो टनल है जिस टनल के जरिए आतंकी घुसपैठ करके भारत में दाखिल हुए थे। राजगढ़ में मंदिर तोड़े जाने पर जोधपुर हिंसा के खिलाफ अलवर में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। गहलोत सरकार पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में शुक्रवार रात 12 बजे तक बड़ा कर्फ्यू। मोबाइल इंटरनेट पर भी रहेगी पाबंदी। बीजेपी नेता गुलाब कटारिया का आरोप, कहा साजिश के पीछे पीएफआई का हाथ। जो करौली में किया और जो जोधपुर में किया उसमें उसी का हाथ है। आज जेल से रिहा होंगे राणा दंपति। कल मुंबई सेशंस कोर्ट ने शर्तों के साथ दी थी जमानत। अब लखनऊ के अमीनाबाद में चला बुलडोजर। अवैध रूप से बनाए जा रहे कॉम्प्लेक्स को तोड़ा गया। कॉम्प्लेक्स मालिक को पहले से दिए थे 2 नोटिस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में की ई-अधिगम योजना की शुरुआत। योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख छात्रों को दिए गए टैबलेट। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बच्चों से भी की बात। बड़ी खबर अखाड़ा में आज हरियाणा के करनाल से आ रही है। वहां पुलिस ने बड़े आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। करनाल से पुलिस और एटीएस की टीम ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए इन चारों संदिग्धों के पास से काफी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार चारों संदिग्ध पंजाब के रहने वाले हैं। पुलिस को संदिग्धों के एक कार से जाने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस और एटीएस की टीम ने चारों संदिग्धों को धर दबोचा। बताया गया कि संदिग्ध के पास से मिले विस्फोटक पाकिस्तान से लाए गए थे। ड्रोन के जरिए इसे भारत की सीमा में गिराया गया था, वो भी फिरोजपुर के इलाके में, जिसके बाद ये चारों आरोपी विस्फोटक लेकर फिरोजपुर से करनाल और फिर करनाल से दिल्ली और दिल्ली से महाराष्ट्र के नांदेड़ और तेलंगाना के आदिलाबाद की तरफ जाने वाले थे। लेकिन इससे पहले ही चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्त हुए चारों संदिग्धों का संबंध खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंडा के साथ है। ये ताजा तस्वीरें हैं उन आईईडीज की जो कि इस कार से बरामद हुए हैं। ये पिस्तौल और लाइव कारतूस जो उस इनोवा कार से बरामद हुए हैं। गौरतलब है कि इस इनोवा कार की रजिस्ट्रेशन एक प्राइवेट रजिस्ट्रेशन है और वो दिल्ली की रजिस्ट्रेशन है। तो इस कार का ओनर कौन है, मालिक कौन है, इसकी भी तफ्तीश हो रही है। ये कार इन चारों के हाथों कैसे लगी। इन चारों में से मुख्य आरोपी गुरप्रीत, उसका पुलिस बता रही है उसका संबंध रजविंदर से था, जो कि हरविंदर रिंडा का बहुत खास आदमी है। और इन दोनों की मुलाकात जेल में हुई थी। जेल के बाद इसने लुधियाना से 1 और फिरोजपुर से 3 गिरफ्तार संदिग्धों में ये 3 फिरोजपुर से हैं और 1 लुधियाना से हैं। ये इनका रोल क्या था? इनका रोल कुरियर का था कि ये आईईडी को फिरोजपुर से बाहर ले जाए, पंजाब से बाहर ले जाए और फिर इसे नांदेड़ और आदिलाबाद तक पहुंचाए, या फिर ये एक टेरर नेटवर्क का हिस्सा है और इनका काम सिर्फ पहुंचाना ही नहीं, विस्फोटक और आईईडी पहुंचाना ही नहीं, उसका प्रयोग करना भी था।
क्या ये सिर्फ संदिग्ध कुरियर बॉयज है जिन्हें पता नहीं था कि इसमें क्या है, या फिर ये जानकर ये पूरी तरह से जानते थे कि ये क्या सामान ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं और किस संबंध में और किसके लिए ले जा रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो फिर ये भी आतंकी ठहरे, ये पूरा नेटवर्क ठहरा। और सबसे बड़ी बात कि क्या ये बहुत बड़ी साजिश है कि भारत भर में पाकिस्तान से भेजे गए इस तरह की आईडीज को ले जाया जाए और फिर जगह जगह आतंकी हमले किए जाएं। तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन और सवाल जवाब से ये भी इंफॉर्मेशन न्यूज़ 18 को मिली है कि इससे पहले दिल्ली में जो आईडी बरामद हुए और जो पंजाब में आईडीज बरामद हुए उनकी बनावट ठीक इन्हीं आईडीज की तरह थी। सेम अमाउंट ऑफ आरडीएक्स का प्रयोग हुआ था और ये सब एक ही जगह से आए ऐसा लग रहा है और ड्रोन के जरिए इनको ड्रॉप किया गया। ये भी कहीं ना कहीं ये तार जुड़ रहे हैं। आइए ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए हैं करनाल पुलिस ने। आप देख सकते हैं फिलहाल बम निरोधक दस्ता और साथ ही साथ जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो मौके पर पहुंची है और यहां पर जानकारी जुटाती हुई नजर आ रही है। जो बारूद बरामद किया है वो गाड़ी से बरामद किया है। साथ ही साथ जो डॉग स्क्वाड है वो मौके पर पहुंच गया है और फिलहाल आप देख सकते हैं ये भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि गाड़ी के अंदर बारूद है या नहीं है। लेकिन एक देसी पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस उस गाड़ी से बरामद किए हैं जो दिल्ली नंबर इनोवा गाड़ी है और फिलहाल डॉग स्क्वाड यहां पर पहुंचा हुआ है और साथ ही साथ बम निरोधक दस्ता जो है वो पूरी जानकारी जुटा रहा है और फिलहाल एक संदिग्ध बैग जरूर बरामद हुआ है। उसके अंदर क्या कुछ है पुलिस वो भी जानकारी जुटाएगी। आईपीएस अधिकारी हिमाद्री कौशिक, आईपीएस अधिकारी गंगाराम पूनिया, सीएम फ्लाइंग की टीम, सीआईए की टीमें यहां पर पहुंची हुई है और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती हुई नजर आ रही है और अब बम निरोधक दस्ते को आगे भेजा जाएगा। एक टेक्निकल टीम काम कर रही है और फिलहाल आप देख सकते हैं ये इनोवा गाड़ी है जिसके अंदर से उन 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। कहां पर उन्होंने वारदात को अंजाम देना था? हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में, इसकी जानकारी पुलिस जुटाएगी। ये हथियार को सप्लाई करते हैं या फिर यही वारदातों को अंजाम देते हैं, ये भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। और आप देख सकते हैं बम निरोधक दस्ता मौके पर जा रहा है और जो बारूद बाहर निकाला है उसे डिफ्यूज करने का प्रयास किया जाएगा इस बम निरोधक दस्ते की तरफ से और फिलहाल उनका पूरा सपोर्ट कर रही है करनाल पुलिस। बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है, डॉग स्क्वाड की टीमें पहुंच चुकी है और उस इनोवा गाड़ी से उस बैग को बाहर निकाला है और यहां पर बम निरोधक दस्ता काम करता हुआ नजर आ रहा है कि जो अंदर सामान है गाड़ी के अंदर उसे बाहर निकाला गया है और फिलहाल यहां पर डिफ्यूज करने का प्रयास किया जाएगा। करनाल से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से और सभी पुलिस कर्मियों को, पुलिस कर्मचारियों को साइड कर दिया है और फिलहाल सिर्फ बम निरोधक दस्ता यहां पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह इन 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अब आपको बताते हैं कि खालिस्तानी साजिश डीकोड मामले में पुलिस का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये 3 जो हैं ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं और एक लुधियाना का रहने वाला है। इनकी गाड़ी की बीडीडीएस टीम की उपस्थिति में तलाशी लेने पर एक देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 3 आईडीज बरामद हुई है। हमारी बीडीडीएस टीम अभी मौके पे है और अग्रिम कार्रवाई कर रही है। देखिए जो अभी तक जहां सामने आई है ये फिरोजपुर से सप्लाई लेके आए थे और नांदेड़ और आदिलाबाद के आसपास में इनको वहां पर सप्लाई रख करके आनी थी। जो 3 आरोपी हैं वो फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले हैं और एक आरोपी लुधियाना का रहने वाला है। पाकिस्तान से संपर्क था इनका? जी, जो एक्चुअल में जो गुरप्रीत नाम का जो इन चारों में से मुख्य आरोपी है
वो पहले जेल में रहा था। इसी दौरान उसकी एक मुलाकात एक राजवीर नाम के शख्स से हुई। राजवीर हरविंदर सिंह रिंदा का पहले से ही पुराना एसोसिएट रहा है। वो राजवीर सिंह भी जो है वो उसके हरविंदर सिंह रिंदा के लिए काम करता था। राजवीर ने उसकी जो है संपर्क उससे हरविंदर सिंह रिंदा जो पाकिस्तान बेस्ड है उससे उसकी बात करवाई। इसके बाद में पिछले 9 महीने से लगातार कांटेक्ट में थे। वो वहाँ से सप्लाई इसको भेजता था, ये उसकी बताई गई लोकेशन पर रख के आता था और उसके बदले में इसको पैसे देता था। उसने एक ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी, आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन है, वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव्स है और जो हथियार है वो रख करके। आदिलाबाद दिल्ली सर? ना तेलंगाना के पास। देखिए, इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है। उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है, वो भी जो गुरप्रीत है उसका एक फ्रेंड है आकाशदीप, उसी के ननिहाल का खेत है। वो उन्होंने लोकेशन इन्होंने उनको भेजी थी ताकि वहाँ पर सप्लाई पहुँचाई जा सके। ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है। फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाता। जो पूछताछ हुई उसके अनुसार ये आईडीज है जिसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है। पहले ये नांदेड़ के पास में भी एक बार कंसाइनमेंट रख के आ चुके हैं और अब जो आदिलाबाद के पास की जो लोकेशन है वो इनके फ़ोन में भी अवेलेबल है। जो अभी तक जो बरामद की हुई है वो एक देसी जो पिस्टल है वो, 31 जिंदा कारतूस, 3 जो लोहे के कंटेनर जिनका 2.5 किलो के आसपास वजन है जिसमें एक्सप्लोजिव्स हैं वो, और 1,38,000 रुपये के आसपास बरामद हुई है। अब वहीं पाकिस्तान में मौजूद मास्टरमाइंड हरविंदर सिंह रिंडा, अब आपको बताते हैं कि ये 4 संदिग्ध आतंकी जिनकी गिरफ्तारी हुई है, इनका इससे कनेक्शन कैसे है। इनके नाम है गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपिंदर। अब इनमें से गुरप्रीत जो है वो हरविंदर सिंह रिंदा के खास आदमी राजवीर से जेल में मिला था, जहां से फिर ये संपर्क बने हैं और इसमें से गुरप्रीत ने फिर बाकी तीनों को अपनी तरफ अपने गिरोह में शामिल किया, रिक्रूट किया और इस साजिश का हिस्सेदार बनाया। बताया जा रहा है कि इन 4 में से 3 फिरोजपुर के रहने वाले हैं जहां पर ये ड्रोन ड्रॉप्स हुए पाकिस्तान की तरफ से, और 1 लुधियाना का रहने वाला है। लेकिन मास्टरमाइंड पुलिस के अनुसार गुरप्रीत है। इन 4 की तस्वीरें, इन 4 संदिग्ध आतंकियों की संदिग्धों की तस्वीरें इन हमारे पास हैं। इसमें से एक गुरप्रीत है, अमनदीप है, परमिंदर है और भूपिंदर है, और इन सब का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा ISI का के हाथ में कठपुतली बब्बर खालसा का ये ऑपरेटिव है हरविंदर सिंह रिंडा। ये पाकिस्तान में मौजूद है और ये वहाँ से ये बनी हुई IEDs, तैयार IEDs RDX से लेस ये ड्रोन के जरिए ड्रॉप करा रहा था। इससे पहले भी हम आपको याद दिला दें कि अमृतसर में एक टिफिन बॉम्ब ड्रोन IED की तरफ से मिला था जो कि बरामद हुआ था, जो कि ड्रोन ड्रॉपिंग था। तो अमृतसर, फिरोजपुर, इस बेल्ट में इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास कई सारे ड्रोन्स की तरह जरिए IEDs ड्रॉप हुए हैं। कुछ इसी तरह की IEDs गाजियाबाद के मार्केट के सामने भी मिली थी और मंडी के सामने मिली थी जिसको डिफ्यूज किया गया था। एक और जगह दिल्ली में बरामद हुई थी जिसे डिफ्यूज कर दिया गया था, और फिर पंजाब में भी इसी तरह की IEDs मिली थी, विस्फोटक मिले थे इसी तरह के जिस तरह से इन्हें तैयार किया गया है। जो आज ये 3 IEDs मिली हैं, इनका मेक और इनका बनाने का तरीका, तैयार करने का तरीका उनसे बिल्कुल मिलता जुलता है। तो इस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सवाल जवाब चल रहा है, पूछताछ चल रहा है, और कई सारे एविडेंसेस इनसे मिले हैं, फोन रिकॉर्ड्स मिले हैं जिसको खंगाला जाएगा, कई जगह की तस्वीरें मिली हैं, लोकेशन की डिटेल्स मिली हैं, और किसके लिए और किसके पास ये IEDs पहुंचाए जा रहे थे। नांदेड़ साहिब ले जाया जा रहा था, आदिलाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना में पहुंचाया जा रहा था। तो किस मंशा से और किसके पास, ये कौन कौन है जो कि इस नेटवर्क के हिस्सेदार हैं, जो ISI वहां से कंट्रोल कर रहा है, और मास्टरमाइंड ये हरविंदर रिंडा है। आइए देखते हैं एक और ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय हम खड़े हैं करनाल के मधुबन थाना में, और आप देख सकते हैं कि उन 4 आतंकियों को पुलिस गाड़ी में लेकर जा रही है, कोर्ट में लेकर जा रही है। साथ ही जो आगे पुलिस की वैन है, पीछे वो गाड़ी है, ये 4 जो आतंकी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा से, उन्हें फिलहाल कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर जाती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान के साथ सीधा
इन चारों आतंकियों का संबंध था। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि इन चारों आतंकियों को लेकर कोर्ट में पुलिस जाती हुई नजर आ रही है और एक बड़ी कामयाबी करनाल पुलिस के हाथ लगी है और फिलहाल इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसी के जरिए कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से ये गतिविधियों को अंजाम देते थे। गुरप्रीत, अमनदीप, परविंदर, भूपिंदर, इन चारों को गिरफ्तार किया है और फिलहाल हरविंदर सिंह रिंडा, जिसके साथ सीधा संबंध इन चारों आतंकियों का बताया जा रहा है, मधुबन थाना क्षेत्र से इन्हें, मधुबन थाना पुलिस स्टेशन से इन्हें कोर्ट में लेकर जाती हुई नजर आ रही है और इसी गाड़ी में वो चारों आतंकी हैं और फिलहाल जो बाकी टीमें हैं वो भी इस पर काम करती हुई नजर आ रही हैं। चारों आतंकियों को पेश करने के लिए मधुबन थाना क्षेत्र से लेकर जाया जा रहा है और चारों का संबंध पाकिस्तान से सामने निकल कर आया है और फिलहाल कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है वो इनका पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है क्योंकि सीधा संबंध जो है वो पाकिस्तान से बताया गया है। ये चार आतंकी जो है करनाल पुलिस ने अरेस्ट किए हैं और फिलहाल आप देख सकते हैं बड़ी कामयाबी करनाल पुलिस को हाथ लगी है और फिलहाल इन चार आतंकियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के जगह जगह पर खालिस्तानियों का प्रयोग कर पंजाब के जरिए ड्रोन ड्रॉप्स और उसी से आईईडी भारत के अंदर घुसाए जा रहे हैं। ये आईएसआई की साजिश है, पाकिस्तान की बहुत गंदी गहरी साजिश है। सबसे बड़ी बात ये सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, पंजाब से बाहर निकलकर इसे दिल्ली और फिर महाराष्ट्र और तेलंगाना तक पहुंचाया जा रहा है। आदिलाबाद और नांदेड़ साहिब इनके डेस्टिनेशन थे और इससे पहले भी 2 या 3 सप्लाईज ये कर चुके हैं। किस किस को सप्लाई किया गया है, कौन है इनके कॉन्टैक्ट्स, साजिश आईएसआई के द्वारा रची जा रही है, उसको अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड हरविंदर रिंडा खालिस्तानी है, बीकेआई यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल का ऑपरेटिव है, उसके जरिए ही इन चारों को यहां पर रिक्रूट किया गया। मुख्य आरोपी गुरप्रीत, जो इन चारों में से आज जो गिरफ्तार हुए हैं उसका मुख्य आरोपी है गुरप्रीत, वो रिंडा के खास राजबीर से जेल में मिला, जिसके बाद ये लोग टच में थे। पुलिस के पास फोन बरामद हुए हैं जिसमें कॉल डेटा रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मुख्य आरोपी पूरी तरह से रेगुलर टच में था रिंडा के और इंस्ट्रक्शन उसे हैंडओवर किए जा रहे थे। ये लोग बस्ताड़ा टोल प्लाजा में पकड़े गए हैं। जो गाड़ी है वो व्हाइट कलर की इनोवा है, व्हाइट कलर की इनोवा जिसकी रजिस्ट्रेशन दिल्ली की है, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन है। तो ये गाड़ी किसकी है, इस गाड़ी का मालिक कौन है, दिल्ली में कौन था, क्या ये कहीं जाकर ठहरने वाले थे रात एक स्टॉप ओवर के बाद, फिर वहां से वो हैदराबाद और महाराष्ट्र के लिए निकलने वाले थे, इनकी मंशा क्या थी, ये सारी डिटेल्स अब निकाली जाएंगी और भी इंफॉर्मेशन इनसे पूछताछ में खंगाली जाएगी। जो एविडेंस बरामद हुआ है उसको परखा जाएगा। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आईईडी को डिफ्यूज कर रहा है। बताया गौरतलब है कि ये जो आईईडीज मिली हैं इसी तरह की आईईडीज थी जो कि दिल्ली में बरामद हुई थी, जिनको डिफ्यूज किया गया था। यही आईईडीज इसी तरह की आईईडीज थी जो पंजाब में मिली थी। अभी एक ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वहीं से जहां पर आतंकियों से पूछताछ की जा रही है, आइए देखते हैं। करनाल पुलिस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें CIA 1 में जो है पुलिस लेकर आई है। यहां पर लगातार पूछताछ की जाएगी। आतंकी हरविंदर सिंह रिंडा के संपर्क में ये आतंकी थे और लगातार उनके इशारे पर ये काम कर रहे थे। गुरप्रीत, अमनदीप, परविंदर, भूपिंदर को गिरफ्तार किया है। देसी पिस्तौल, 31 जिंदा कारतूस और 3 लोहे के कंटेनर इनके पास से बरामद किए हैं। 1,30,000 रुपए की नकदी भी इनके पास से बरामद की है और 3 आतंकी फिरोजपुर के रहने वाले हैं, 1 आतंकी लुधियाना का रहने वाला है। इनके पास से जो मोबाइल मिला है उसमें जो लोकेशन थी वो तेलंगाना की लोकेशन थी। इन्होंने जो विस्फोटक सामग्री है वो तेलंगाना पहुंचानी थी। इससे पहले भी ये नांदेड़ में इस तरीके की विस्फोटक सामग्री पहुंचा चुके हैं और फिलहाल CIA 1 के अंदर इन तमाम 4 आतंकियों से पूछताछ की जा रही है और इनके बाकी साथियों तक भी पहुंचने का प्रयास किया जाएगा।
जाएगा। जो इन्हें विस्फोटक सामग्री मिली है वो एक खेत में मिलती है, पंजाब के अंदर ड्रोन के जरिए मिलती है और इनका काम था पंजाब से लेकर इसे तेलंगाना तक पहुंचाना और इसके लिए पाकिस्तान से इन्हें ऑर्डर मिला था। यानी कि बड़ी वारदात को ये अंजाम देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लग जाती है। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। करनाल नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। 9 मई को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या करने जा रहे हैं? पश्चिमी देशों को ये सोचकर पसीने आ रहे हैं कि आखिर पुतिन का अगला कदम क्या होने जा रहा है। क्या पुतिन का प्लान यूक्रेन तक ही सीमित रहेगा या फिर अब पुतिन सभी दुश्मन देशों के खिलाफ एक साथ युद्ध लड़ने जा रहे हैं? पश्चिमी देश पूरे खतरे को देखते हुए अलर्ट हो चुके हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। मई को राष्ट्रपति पुतिन का अगला प्लान क्या है? पश्चिमी देशों की इस वक्त सबसे बड़ी चिंता यही है। विक्ट्री डे पर पुतिन क्या घोषणा करने वाले हैं, सबकी निगाह यहीं अटकी है। क्या पुतिन के मन में यूक्रेन को लेकर कोई नया प्लान है या फिर अब पुतिन के निशाने पर यूक्रेन के सैन्य मददगार दोस्त होंगे, जिसे लेकर पुतिन कई बार आगाह भी कर चुके हैं। जर्मनी से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया, सब के सब पश्चिमी देश यूक्रेन को धड़ल्ले से सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं। ब्रिटेन की माने तो पुतिन दुश्मन देशों से जंग का मन बना चुके हैं। अब महज औपचारिक ऐलान बाकी है, जो कि वो इसी महीने की 9 तारीख को करने जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि रूस इस जंग को खत्म करने के इरादे से उतरेगा और यूक्रेन में सबसे बड़ी सेना उतार रहा है, जो यूक्रेन में पूर्ण विजय के इरादे से उतरेगी और यूक्रेन में अब तक की सबसे बड़ी प्रलय आएगी, जिससे दुनिया ने अब तक नहीं देखा होगा। यानी पुतिन को हर कीमत पर जीत चाहिए होगी और अपनी सेना को करो या मरो की स्थिति के साथ उतारेंगे। साथ ही साथ यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचा रहे कई देशों के ठिकानों पर भी रूस हमले कर सकता है, जो कि एक तरीके से तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान जैसा ही होगा। इस बात को पश्चिमी देश गंभीरता से ले रहे हैं और अपनी तरफ से मुकम्मल तैयारी भी कर रहे हैं, ताकि इस स्थिति से निपटा जा सके। और यूक्रेन से सटे नेटो देशों में उनकी तैयारी अंतिम चरण में है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस का कहना है कि रूस 9 मई को मारियोपोल में मिलिट्री परेड की तैयारी कर रहा है। शहर की सेंट्रल स्ट्रीट पर काम शुरू हो चुका है। सड़कों से डेड बॉडी को हटाया जा रहा है। सैन्य साजो सामान भी तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही यूक्रेन के शहर खेरसोन में जनमत संग्रह की तैयारी हो रही है। इसके अलावा रूस का इरादा 2 क्षेत्रों पर पूर्ण कब्जे का भी है। लुहांस्क और डोनेस्क को रूसी सेना तब तक पूर्ण फतह कर सकती है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि विक्ट्री डे के जश्न को दोगुना करने के लिए पुतिन यूक्रेन के कई इलाकों को रूस से मिलाने का ऐलान भी कर सकते हैं और इस तरह से यूक्रेन को 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। साथ ही साथ पुतिन का प्लान यूक्रेन के बड़े बंदरगाह शहर पर भी कब्जे का है, ताकि यूक्रेन
रूस पर निर्भर होकर रह जाए। रूस के जिस पैमाने पर विक्ट्री डे को मनाने की तैयारी चल रही है, उससे पश्चिमी देशों की आशंका और बढ़ गई है। पश्चिमी देशों का मानना है कि पुतिन का प्लान बहुत बड़ा है। पुतिन पश्चिमी देशों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं और इसका सीधा फर्क यूरोप पर पड़ेगा। रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है और दुनिया के समक्ष अपनी महाविनाशक ताकत का प्रदर्शन करता है। दरअसल साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 9 मई को हिटलर की नाजी सेना को सोवियत संघ की लाल सेना ने पूरी तरह से पराजित किया था। तभी से विक्ट्री डे सैन्य परेड का मॉस्को की लाल चौक पर आयोजन किया जाता है। इस दौरान रूसी नेता लेनिन के मकबरे के सामने खड़े होकर इस परेड का निरीक्षण करते रहे हैं। 2 महीने के बाद भी यूक्रेन पर रूसी हमले तेज हैं। रूसी सेना की यूक्रेन के शहरों पर लगातार बमबारी जारी है। रूसी सैनिक यूक्रेन के शहरों को अपने कब्जे में ले रहे हैं या उसे खंडर बना दे रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे का दावा किया है। आइए आपको हम समझाते हैं कि यूक्रेन के कौन-कौन से शहरों पर रूसी सेना बढ़त बनाई हुई है। तो ये इस वक्त हम यूक्रेन के मैप के जरिए आपको बता रहे हैं वो कौन-कौन से जगह हैं। तो रूस ने यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क पर कब्जा किया है। खेरसोन में भी रूसी सेना ने बढ़त बना ली है। वहीं मारियोपोल में भीषण जंग जारी है और रूस ने मारियोपोल पर कब्जे का दावा किया है। रूस ने रुबेजने और मेलिटोपोल को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। यूक्रेन और रूस में भीषण जंग जारी है। दोनों तरफ से हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। अभी तक दोनों का यही दावा है। वहीं यूक्रेन की सेना ने खार्किव में लड़ाई का वीडियो शेयर किया है, जिसमें यूक्रेन की सेना रूसी सेना पर पलटवार करते हुए दिख रही है। वीडियो में एक के बाद एक कई जगहों पर यूक्रेन की सेना बमबारी करते दिख रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको युद्ध के मैदान से दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए यूक्रेनी सेना का दावा यह है कि उन्होंने रूसी टैंक को ध्वस्त कर दिया है। तो रूस की सेना ये कहती है कि हमने कई जगहों पे कंट्रोल कर लिया है, उनका कब्जा हो चुका है। और ये हम आपको तस्वीरें युद्ध की ही दिखा रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के 70 दिन से ज्यादा वक्त हो चुके हैं, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम निकलता हुआ नजर फिलहाल नहीं आ रहा। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें रूस में सैन्य तख्तापलट किए जाने की बात कही जा रही है। यही नहीं, आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि पुतिन की हत्या भी की जा सकती है। रूस के राष्ट्रपति के तख्तापलट की तैयारी का क्या है पूरा प्लान, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दुनिया के हर बड़े अखबार में इस वक्त की सबसे बड़ी हेडलाइंस यही है, पुतिन का तख्ता पलट होने वाला है। पुतिन के अपने लोगों ने विद्रोह कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस समय #पुतिन कॉप टॉप ट्रेंड हो रहा है। तो क्या रूस में पुतिन का तख्ता पलट होने जा रहा है? क्या सत्ता से पुतिन को बाहर किया जा रहा है? पुतिन के खिलाफ किसने बगावत की? क्या पुतिन के खिलाफ सेना और खुफिया एजेंसी हो गई है? रूस जिस तरह से यूक्रेन पर हमले कर रहा है और यूक्रेन के पलटवार के सामने रूस कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, उसको लेकर रूसी राष्ट्रपति पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व अमेरिकी जनरल जैक केन के हवाले से विदेशी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कभी भी सैन्य तख्तापलट हो सकता है।
पूर्व अमेरिकी जनरल का दावा है कि पुतिन ने युद्ध को जिस कमजोर तरीके से संभाला है, उससे रूसी सेना के बड़े अधिकारी और सिक्योरिटी सर्विस से जुड़े लोग निराश हैं। जिस तरह से पुतिन ने युद्ध को संभाला है, उससे रूसी विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख सर्गेई नारिश्किन भी नाखुश हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन में रूसी सेना जैसे जैसे कमजोर हो रही है, रूस के 10 जनरल अभी तक इस युद्ध में मारे गए हैं। उससे पुतिन पर अपने घर में दबाव बढ़ रहा है। विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर नाराज हैं कि उन्हें युद्ध की सही जानकारी नहीं दी जा रही। उनका कहना है कि पुतिन ने कीव से सेना को पीछे हटने का ऑर्डर देकर बड़ी भूल की है। इसके अलावा डोनेस्क और लुहांस्क में भी रूसी सेना अभी तक अपना नियंत्रण नहीं कर सकी है। इसे लेकर रूस में बेचैनी बढ़ी है। महायुद्ध के 71 दिन बाद भी पुतिन के पास अपने देश में दिखाने के लिए कुछ बड़ा नहीं है। खुद पुतिन की पार्टी के नेता भी शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें ग्राउंड रिपोर्ट की सही जानकारी नहीं दी जा रही। जिन पार्टियों और नेताओं ने रूसी संसद में डोनेस्क, लुहांस्क जैसे राज्यों को स्वतंत्र देश घोषित करने के लिए रूसी संसद डूमा में वोट दिया था, वो भी पुतिन के सैन्य कार्रवाई से नाराज हैं। इन सांसदों का कहना है कि पुतिन ने उन्हें अंधेरे में रखा। यूक्रेन पर हमले की जानकारी उन्हें नहीं दी गई। अब इन सांसदों को लग रहा है कि उन्होंने डूमा में पुतिन का समर्थन कर बड़ी भूल कर दी। पुतिन इस वक्त भले ही दबाव में है, लेकिन जो लोग पुतिन को नजदीक से जानते हैं, उनका मानना है कि पुतिन अपने लक्ष्य को लेकर बेहद ही गंभीर हैं। उनकी नजर इस वक्त पूरी तरह यूक्रेन पर है। पुतिन के नजदीकियों का दावा है एक बार फिर रूसी साम्राज्य को वापस लाना चाहते हैं। पुतिन के विरोधी भी मानते हैं कि रूस में पुतिन एकमात्र नेता हैं और अगर उनकी जगह कोई और नेता इस पद की दावेदारी करता तो उनकी हत्या तक करवाई जा सकती है। ऐसा पहला मौका नहीं है जब पुतिन के खिलाफ पश्चिमी मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं। इससे पहले चेचन युद्ध, जॉर्जिया और क्राइमिया पर हमले के वक्त भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही थी। लेकिन पुतिन आज भी रूस में सबसे पॉपुलर नेता है। सोवियत संघ के खात्मे के बाद अगर रूस आज दोबारा से दुनिया को टक्कर दे रहा है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही हैं। रूस की बमबारी में भले ही यूक्रेन के शहर खंडर हो रहे हों, लेकिन रूसी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि महीनों से चले इस युद्ध में किसको कितना नुकसान हुआ है। तो इस वक्त ये आंकड़ा हम आपको बताने जा रहे हैं। रूस के 24,500 सैनिकों की मौत हो चुकी है, तो वहीं रूस की 2,610 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। इतना ही नहीं, जंग में रूस की 1800 से ज्यादा गाड़ियां और 1000 से ज्यादा टैंक पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने महायुद्ध में रूस की 491 तोपें तबाह कर दी है, जबकि 194 विमानों और 155 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के 303 ड्रोन भी तबाह करने का दावा किया है। तो अभी तक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, जो बावजूद इसके पुतिन की सेना यूक्रेन के खिलाफ जंग को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी है। लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एक ऐसा बाहुबली हथियार उतार दिया है जिसके यूक्रेन के पास कोई काट नहीं है। दावा यह किया जाता है कि माल्का 2S7 नाम का यह हथियार न सिर्फ पल भर में तबाही मचा देता है, बल्कि जिस इलाके में इसका हमला होता है वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाता है। एक घातक हथियार अचूक है जिस गवाह जंग के मैदान में दुश्मन करेगा हाहाकार।
महज एक वॉर मशीन नहीं है, बल्कि साक्षात मौत है। ये पुतिन की सेना का वो हथियार है जो न तो अपना निशाना चूकता है और न ही दुश्मन को जिंदा छोड़ता है। यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में उतरा ये वो बाहुबली है जो जंग के नतीजे को पल भर में पलट सकता है। ना 2S7 माल का काम दुश्मनों पर हमला। और इसीलिए रूसी सेना ने जंग के मैदान में इस बेहद घातक हथियार को उतार दिया है। दावा किया जाता है कि एक ऐसी तोप है जो छिपे हुए दुश्मन का भी काल बन सकती है। इस तोप के सामने जो भी टारगेट आता है वो इसके एक ही गोले से तबाह हो जाता है। यानी दुश्मन की सेना को यह तोप पल भर में तबाह कर देने का मादा रखती है। दरअसल पुतिन की सेना अब जल्द से जल्द यूक्रेन के खिलाफ छिड़ी जंग को अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। यही वजह है कि रूस ने अपने बेहद घातक हथियार 2S7 मालका को मैदान जंग में उतार दिया है। ये तोप कितनी ताकतवर है इसकी नुमाइश रूस की तरफ से एक वीडियो के जरिए की गई। इस वीडियो में रूसी सेना 2S7 मालका नाम की इस तोप का